चलिए शुरू करते हैं मार्च महीने के करंट अफेयर से। सबसे पहले अपन देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान यह मिला है छत्तीसगढ़ के जाने माने साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल जी को, ठीक। और ये हिंदी के 12वें साहित्यकार है जिनको यह अवार्ड मिला। ये हिंदी के 12वें साहित्यकार है जिनको ये अवार्ड मिला। इसका क्या मतलब है 12वें साहित्यकार मतलब 11 को मिल चुका। देखो पहले आप ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में समझ लो, ये इसका 59th एडिशन था, ठीक है। ये इसका इस अवार्ड का 59th एडिशन था, 59वां संस्करण इस पुरस्कार का। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये दिया जाता है, एक प्राइवेट ट्रस्ट है भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये प्राइवेट बॉडी है, ये सरकारी अवार्ड नहीं है, ये सरकार द्वारा नहीं दिया गया है, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है जिसके द्वारा ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। और ये इस अवार्ड का 59वां संस्करण था, ठीक है। ये अवार्ड किस लिए दिया जाता है? साहित्य में योगदान के लिए, साहित्य में। और ये जो आपका अवार्ड है दिया जाता है लगभग 22 भाषाओं में दिया जाता है। 8th शेड्यूल के अंदर आपको मालूम होगा कि टोटल 22 लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं, उन 22 भाषाओं में ये सम्मान दिया जाता है। इंग्लिश है क्या 22 लैंग्वेज में शामिल है? इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में नहीं दिया जाता है, ठीक। जो केवल 22 लैंग्वेज शामिल है 8th शेड्यूल में, केवल उन्हीं में दिया जाता है। इंग्लिश में नहीं दिया जाएगा, राजस्थानी में नहीं दिया जाएगा, ये सब में नहीं दिया जाएगा। संस्कृत में दिया जाता है, तमिल में, मलयालम, तेलुगु, ये सारे लैंग्वेजेस जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, तो उनमें भी ये अवार्ड दिया जाता है। पहली बात ये थी इसमें कि ज्ञानपीठ अवार्ड किसके द्वारा दिया जा रहा है? एक प्राइवेट ट्रस्ट है ज्ञानपीठ ट्रस्ट, उसके द्वारा दिया जा रहा है। दूसरी बात है ये कितनी भाषाओं में दिया जा रहा है? 22 भाषाओं में, ठीक। और हर वर्ष ये अवार्ड दिया जाता है, कई बार नहीं भी दिया जाता है, परंतु ये केवल 1 या 2 लोगों को, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि आप इस समय समझ लो ये हिंदी के साहित्यकार हैं तो 2024 का अवार्ड है, पहला बात कि इनको हिंदी भाषा के लिए मिला है। पिछले साल 2023 में किनको मिला था? रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए, और गुलजार जी को उर्दू के लिए। उसके पहले दिया गया था कोंकणी के लिए, कोंकणी लैंग्वेज में साहित्य लेखन के लिए। उसके पहले दिया गया था आपका असमिया भाषा के लिए। तो ऐसे 1965 से ये अवार्ड दिया जा रहा है, हर साल एक एक लैंग्वेज के लेखक को दिया जा रहा है। इस प्रकार से यदि आप हिंदी साहित्य लेखन में यदि बात करें तो अब तक 11 को दिया जा चुका था और 12वें क्रम में इनका नाम आया है। 12वें क्रम के साहित्यकार हिंदी साहित्यकार हैं जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। इतना समझ में आ रहा है, ठीक। और ये दिया जाता है आपके किसी एक साहित्यिक कृति के लिए नहीं दिया जा रहा है, लाइफ टाइम जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है साहित्य लेखन में उसके लिए ये दिया जा रहा है। मतलब आजीवन योगदान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह आप इसको मान सकते हो, ठीक है। किसी एक कृति के लिए नहीं। आप एक अवार्ड सुने होंगे साहित्य एकेडमी अवार्ड, वो किसी एक बुक लेखन के लिए किया जा रहा है। आपने जिंदगी में 10 किताबें लिखी, कोई एक किताब लिख दी, सपोज कलयुग है ना, वो साहित्य एकेडमी जो है उनको ये किताब बहुत अच्छी लगी तो आपको उस बुक के लिए अवार्ड दे देंगे, साहित्य एकेडमी अवार्ड। परंतु आपने जो 10 किताबें लिखी हैं, साहित्य लेखन किया है, इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हिंदी भाषा में बहुत अच्छा मिला है, इसके लिए आपको ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जा सकता है, ऐसा इसका है, ठीक है। इतनी समझ में आ गई? दोनों का कंपैरिजन समझ में आया, ठीक। ये मैं आप लोग को इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप अवार्ड की ग्रेविटी समझ पाओ, ठीक है। साहित्य से संबंधित बहुत सारे पुरस्कार होते हैं तो आप अवार्ड्स की ग्रेविटी समझ पाओ कि कितना इंपॉर्टेंट अवार्ड है। और ये हाँ जी, ज्ञान, ये साहित्य ज्ञानपीठ अच्छा, तो वो एक्सेप्शनल हो गया होगा, एक आध बार कोई कैटेगरी आ गई होगी। बाकी वैसे अभी तक इनके उसमें मेंशन है कि 22 लैंग्वेजेस में ही दिया जा रहा है, ठीक है। इसको एक बार हम लोग और अपडेट कर लेंगे, ठीक। तो अभी इसमें ये देखते हैं कि अपन ये समझ गए कि ये साहित्यिक लेखन के लिए दिया जा रहा है, फिर ये लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए है, ये सरकारी अवार्ड नहीं है, प्राइवेट है। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को पूरी। फिर आगे हम देखते हैं कि ये हिंदी के 12वें साहित्यकार है जिनको ये पुरस्कार सम्मान दिया गया है। फिर पुरस्कार का उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य को सम्मानित करना और भारतीय साहित्य की गरिमा को बढ़ाना, एक तरीके से साहित्य लेखन और भाषाओं को प्रोत्साहित करना इस अवार्ड का मेन उद्देश्य है। और ये ज्ञानपीठ अवार्ड, इसी को ही कई बार बोल दिया जाता है साहित्य ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड बोल दे या साहित्य ज्ञानपीठ अवार्ड बोल दे, दोनों एक ही चीज है। और भारतीय साहित्य के दुनिया में ये सबसे बड़ा नाम है, यानी साहित्य लेखन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो यही है, ज्ञानपीठ अवार्ड ही है। जैसे कि सिविलियन ऑनर में हमने पिछली बार देखा था हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है?
भारत रत्न, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो वैसे ही इसको सबसे बड़ा माना जाता है साहित्य लेखन की दृष्टिकोण से। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को अब ये भी अवार्ड मिल गया है। इनको लगभग अब हिंदी साहित्य के सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। आप मान लो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल ही चुका है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड भी मिल चुका है, और अब ये ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिल गया। अभी लास्ट ईयर पेन नोबल को भी मिला था इनको, वो खैर इंटरनेशनल अवार्ड, ठीक है। तो इनको लगभग सारे चीजें मिल गई, सारे आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूरा कंप्लीट हो गया इनका जो लेखन है, सारे अवार्ड इनको प्राप्त हो गए। ठीक, इतनी चीज में किसी को डाउट है? क्लियर है ये पूरा? और पुरस्कार स्वरूप इसमें क्या दिया जाता है? एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है जिसमें देवी सरस्वती की मूर्ति वाली कांस्य प्रतिमा रहेगी, ब्रॉन्ज स्टैचू। फिर एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र रहेगा और नकद राशि रहेगी। नकद राशि जनरली कई बार फिक्स होती है, कई बार नहीं होती। कई बार 11 लाख दे दिया जाता है, कई बार 25 लाख भी दे दिया जाता है, कई बार 21 लाख भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो नकद राशि ऐसी कोई फिक्स नहीं है, जैसा उनको ठीक लगे वैसा वो प्रोवाइड कर देते हैं। अंडरस्टूड पूरा? फिर अगला देखते हैं अपन प्राणी मित्र पुरस्कार। प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है अखिल जैन जी को। ये अखिल जैन नाम सुना सुना लग रहा है आप लोग को? कहाँ सुने हैं? रायपुर में सुने, ठीक है। पर क्या राज्य अलंकरण समारोह पिछली बार हुआ था ना, उनमें इनको यति यतनलाल सम्मान से सम्मानित किया गया था, अहिंसा और गौ रक्षा के लिए, ठीक। तो ये वही अखिल जैन है जिनको प्राणी मित्र पुरस्कार सम्मान दिया गया है, और ये पुरस्कार दिया जाता है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा। ये आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड। किस उपलक्ष्य में दिया जाएगा ये पुरस्कार? जिन्होंने पशु कल्याण के क्षेत्र में काम किया है, ठीक। पशुओं के लिए जिन्होंने काम किया है, उनके कल्याण के लिए, यानी उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको बीमारी से बचाने, इस तरीके की जो चीजें हैं, इस फील्ड में जिसने काम किया है, अच्छा योगदान दिया है, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक, किया जाता है। और इसके लगभग 5 कैटेगरीज होते हैं। 5 कैटेगरीज में ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक तो हो गई पहली आपकी संगठन, कोई संगठन बना हुआ है जो ऐसे काम कर रहे हैं, तो संगठन वाली कैटेगरी में उनको दे दिया जाएगा। दूसरा कोई कॉरपोरेट है या सहकारी समिति है या कोई नगरीय निकाय है, सरकारी निकाय है, उनको दिया जाएगा। तीसरा फिर शुरू हो जाता है आपके इंडिविजुअल कैटेगरी में। इंडिविजुअल कैटेगरी में यदि लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला कोई है, लाइफ टाइम जिन्होंने आजीवन योगदान दिया है, उसके लिए एक कैटेगरी हो गई। फिर जिन्होंने नवाचार का उपयोग किया है, इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू ऐसे इन्होंने काम किए हैं, वो एक कैटेगरी हो गई। और 5वीं कैटेगरी है आपकी एडवोकेसी, वकालत वाली चीज, ठीक। तो इनको जो अवार्ड मिला है वह एडवोकेसी वाले कैटेगरी में मिला है। वकालत, वकालत मतलब ये कोई लीगल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। वकालत का इन द सेंस ये है कि ये पशु कल्याण के पक्ष में काम कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, किसी के पक्ष में हम बात करें तो तू इसकी वकालत क्यों कर रहा है, ये वो वाला वकालत है, ठीक। इनके पशु कल्याण के पक्ष में ये काम कर रहे हैं, जागरूकता बढ़ा रहे हैं। जैसे कोई डोनेशन कैंप लगा दिया किसी गौशाला के लिए, कहीं कोई बीमारी ऐसी फैल रही है तो उसके बारे में जागरूकता फैला रहे हैं कि इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचाया जा सकता है पशुओं को, इस प्रकार की। या कोई आप देखते होंगे सड़कों में कई जो गाय हैं वो बीमार पड़ी हैं, उनके इलाज के लिए उन्होंने कोई ऐसा कैंप वगैरह लगा दिया है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो ये काम करते रहते हैं। इसके लिए इन्हें यह प्राणी मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वर्ग क्या रहा इनका? एडवोकेसी यानी वकालत। इतना क्लियर हुआ पूरा? जोर से बोलो, ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? और पुरस्कार का पशु कल्याण और संरक्षण में असाधारण योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। और सम्मान स्वरूप क्या दिया जाएगा? 50,000 रुपए नकद राशि, ट्रॉफी और साथ में प्रमाण पत्र, ठीक है। याद रहेगा ये, है ना। ये नेशनल अवार्ड है भाई, सरकार का है, सरकारी अवार्ड है, राष्ट्रीय सरकार द्वारा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार वाला अवार्ड नहीं है ये, ठीक है, राष्ट्रीय सरकार वाला। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ये आपका केंद्रीय भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ को और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है किस क्षेत्र में? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट को। अभी टीबी मुक्त भारत की बात हो रही है, कब तक मुक्त करने का है टारगेट? कुछ मालूम है आप लोगों को? कौन से ईयर का टारगेट रखा गया है? 25 या 26? 25 है कि 26 है? 26 है कि 25 है कि 27 है? नहीं मालूम।
2025 है, 2025 में टारगेट रखा गया है कि भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक, और इसके लिए कई अभियान चलाए गए थे और एक अभियान चलाया गया था टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। उसमें छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा। किस तरीके से, वो हम अभी आगे देखते हैं। और इस टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के लिए छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। किस श्रेणी में? 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य श्रेणी में। कई कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है टीबी मुक्त अभियान के लिए। इसमें एक श्रेणी थी 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्य, उसमें भी एक सब कैटेगरी है टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का सर्वाधिक अनुपात। एक कैटेगरी बनाई गई 50 लाख से अधिक राज्य वाले में, उसमें कई राज्य आएंगे। फिर उसके अंदर और कई सब कैटेगरीज बनाई गई, जिसमें एक सब कैटेगरी थी सर्वाधिक अनुपात। किस दृष्टिकोण से? टीबी मुक्त ग्राम पंचायत दृष्टिकोण से। ठीक, तो इस कैटेगरी में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन सबसे बढ़िया रहा, उसके लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब ये टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अनुपात क्या है? मान लो छत्तीसगढ़ में 100 ग्राम पंचायत हैं और 50 ग्राम पंचायत जो है टीबी मुक्त हो चुके हैं, तो परसेंट कितना रहा? 50%, है ना। वही अनुपात की यहाँ पर बात हो रही है। ऐसे जितने राज्य हैं जिनमें 50 लाख से ज़्यादा आबादी है, उसमें देखा गया कि कितने ग्राम पंचायत वहाँ पर स्थित हैं और कितने टीबी मुक्त हो गए हैं, उनका अनुपात निकाला गया। तो सबसे बढ़िया अनुपात रहा छत्तीसगढ़ का, इसलिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप पिछली बार यदि पीएससी दिए होंगे तो आप पढ़े होंगे निक्षय निरामय अभियान, टीबी मुक्त अभियान ही था वो, 100 दिनों का किया गया था, उसका भी इसमें बहुत बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। वर्ष 2023 तक देखें तो 2023 तक छत्तीसगढ़ की 2260 पंचायत टीबी मुक्त घोषित हुई थी, परंतु अब 2024 में अब बढ़ करके ये हो गई है 4102 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त छत्तीसगढ़ में घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, और यह अनुपात जो है टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों में सर्वाधिक है देश में। इतनी बातें क्लियर है पूरी? जोर से बोलो। हाँ, ऐसा बोला करो तब समझ में आता है। जितना अच्छा समझ में आ रहा है उतना तेज आवाज में बोला करो। आ रहा है समझ में? हाँ, फिर अगला हम लोग देखते हैं रैंप स्कीम के बारे में। रैंप स्कीम शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। देखिए, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों को बुलाया गया, इनवाइट किया गया और एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम। ठीक, इसमें इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में हमने नई औद्योगिक नीति लाई है, ये आपको फायदे होंगे यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करने से। आप आइए हमारे यहाँ निवेश कीजिए, उद्योग लगाइए। इसके लिए एक कार्यक्रम रखा गया था, इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम। कब हुआ ये आयोजन? 2 मार्च 2025 को। इसी दिन रैंप स्कीम की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब ये रैंप स्कीम क्या है? ये रैंप मतलब यहाँ कोई फैशन वीक आयोजित नहीं करने वाली है सरकार। ठीक है, इस रैंप का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। यह जो स्कीम है ये आपके एमएसएमई से रिलेटेड है। एमएसएमई मतलब सूक्ष्म, हाँ, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित ये स्कीम है। ठीक, और ये शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ में कब से? 2 मार्च 2025 को। किस दिन? जिस दिन ये इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम आयोजित हुआ उसी दिन रैंप स्कीम की शुरुआत कर दी गई। और ये रैंप स्कीम किससे संबंधित है बताया? बोलो, जोर से बोलो, किससे संबंधित है? एमएसएमई। किससे संबंधित है? एमएसएमई से। ठीक, और ये रैंप स्कीम है क्या, ये अभी हम डिटेल में देखेंगे, पहले आप इसको देख लो। ठीक, प्रदेश में रैंप स्कीम की शुरुआत हुई आपकी 2 मार्च को। इसका फुल फॉर्म आप याद रखना, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। और ये जो योजना है यह छत्तीसगढ़ सरकार की नहीं है, यह केंद्र सरकार की योजना है। इसे शुरू किया गया था वर्ष 2022 में। ठीक, छत्तीसगढ़ में ये अभी तक लागू नहीं किया गया था, परंतु इस वर्ष से अब ये रैंप स्कीम लागू कर दिया गया है। इस रैंप स्कीम के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो इसके उद्देश्य हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एमएसएमई समन्वय और संस्थानों को मजबूत करना, फिर एमएसएमई के लिए प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म का निर्माण और उसका एकीकरण करना, फिर एमएसएमई फर्म क्षमताओं और उनकी फर्म क्षमताओं को बढ़ाना, साथ में उनकी बाजार तक पहुंच को बढ़ाना, फिर एमएसएमई में स्थिरता और लैंगिक भागीदारी को बढ़ावा देना और साथ में उनके एमएसएमई के वित्त पोषण यानी कि उनकी जो फंडिंग होती है उसको मजबूत करना और साथ में ऑनलाइन विवाद समाधान तक उनके पहुंच का विस्तार करना। एमएसएमई आप लोग समझते हैं क्या होता है? समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कितने लोग समझते हैं एमएसएमई क्या है और कितने लोग नहीं समझते? बाकी बीच में है। ठीक।
MSME क्या होता है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। आपने आज यदि कोई काम, जैसे आप लोग अभी PSC की तैयारी कर रहे हो, आपको लगा हमको साइड बाय साइड कुछ इनकम चाहिए, आपने क्या किया, अपना बगल में कोई काम शुरू अपना कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग कोई भी काम शुरू कर दिया। आपका एग्जांपल छोड़ो, कोई भी एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, पहला शुरुआत कर दी, सपोज अगरबत्ती बनाने के लिए उसने शुरू कर दिया, ठीक, अपने गांव में बैठा है, अगरबत्ती वो बना रहा है, धीरे धीरे उसके अगरबत्ती का जो सेलिंग है वो बढ़ने लगा और छोटा सा एक कुटीर उद्योग टाइप स्थापित हो गया, ठीक। अभी उसकी केवल कितनी कमाई हो रही है? महीने 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार तक की वो कमा ले रहा है, अपना जीवन यापन वो कर ले रहा है। वो आएगा आपका, क्योंकि वो खुद से सेटअप किया है ना, वो आएगा आपका सूक्ष्म उद्योग में, आप उसको काउंट कर सकते हो, ठीक। अब धीरे धीरे उसकी अगरबत्ती की सेलिंग इतनी बढ़ने लगी है कि अब वो लाखों में कमाने लगा है, ठीक। एक इसके स्पेसिफिकेशन होते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की, ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। एक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी होती है कि आपने इतना पैसा लगाया है, सपोज आपने क्या किया, अगरबत्ती बनाने के लिए 5 लाख रुपए लगा दिए, ठीक। उससे आपने मशीनरी वगैरह खरीदी, कुछ लोगों को रख लिया, वो आपके आ गया इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में। आपने अगरबत्ती बनाई, उसको बेचना शुरू किया, आपका जो टर्नओवर है वो हो गया सपोज 20 लाख का, आपको फायदा होने लगा उससे, है ना। तो ये आपका आ गया लगभग, आप समझ लो सूक्ष्म जो उद्योग है उसके अंदर आ जाएगा। फिर इससे आपकी जो सेलिंग है अगरबत्ती और तेजी से बढ़ने लगी, आप कमाने लगे करोड़ों में। सपोज आपने अब क्या किया, इन्वेस्टमेंट लगाया लगभग 5 करोड़ का, आपने पूरी इंडस्ट्री ही सेटअप कर दी है, नए नए एडवांस मशीन्स ले आए, कई यहाँ पर मैनेजमेंट वगैरह की टीम रख ली, आपने एक बहुत बड़ी टीम बना ली, ठीक। आपने 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब आपकी इनकम होने लगी है लगभग 50 करोड़ की होने लगी, प्रॉफिट मार्जिन आपका बहुत बढ़ गया। तो अब आ जाएंगे आप किसमें आ जाएंगे? लघु उद्यम में आ जाएंगे, क्योंकि आप काम अगरबत्ती का ही कर रहे हैं, पर आपकी इन्वेस्टमेंट की रेंज बढ़ गई, आपका टर्नओवर भी बढ़ गया है, तो आपकी इंडस्ट्री क्या हो गई? बड़ी हो गई, तो वो आ जाएगा आपका मध्यम उद्योग में। उसके बाद आपकी इंडस्ट्री और बड़ी होती जा रही है, जैसे आप साइकिल, प्योर अगरबत्ती ये सब सुने होंगे, है ना, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आपकी जो इंडस्ट्री उस लेवल की पहुंच गई, आप सपोज 50 करोड़ तक इन्वेस्ट करने लग गए हैं, तो फिर आपका नंबर आ जाएगा किसमें? मध्यम उद्यम। ये जितने पावर प्लांट्स है या रिलायंस डिजिटल, ये सब जो है, ये सब बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं, इसके बाहर आते हैं, ठीक, क्योंकि वो हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं और हजारों करोड़ में उनका टर्नओवर होता है। MSME वो है जो मध्यम लेवल के इंटरप्राइजेस हैं, उनको इसमें MSMEs में काउंट किया जाता है। इतना क्लियर है? MSME समझ में आया? ठीक है। तो इन MSME जो मिडिल लेवल के जो इंटरप्राइजेस हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा जो है भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इंडियन इकोनॉमी में लगभग 30% GDP कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो MSME का है। और यदि एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 48% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ये MSME ही करते हैं। जो मध्यम लेवल के उद्योग है ना, यहाँ पर भी आप सिलचर वगैरह में जाओ तो सारडा एनर्जी, बजरंग इस्पात, ये वो सारी चीज़ें हैं, वो सब क्या है, वो भी सब MSME के अंदर ही आती है, ठीक है। तो ये इनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कितना है, इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन लगभग 50% का है, लगभग GDP कंट्रीब्यूशन इनका 30% का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये भारत के लिए, ठीक। तो भारत ने 2022 में इस रैंप स्कीम की शुरुआत की थी। अब ये रैंप स्कीम की शुरुआत क्यों की थी? रैंप स्कीम के थ्रू क्या होता है, इजी कंडीशंस में आपको लोन मिल जाएंगे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, शुरुआत में किसी व्यक्ति ने अगरबत्ती बनाना शुरू किया, धीरे धीरे उसकी सेलिंग बढ़ी, अब उसको खरीदने हैं मशीन, उसके लिए चाहिए उसको उतने पैसे, उसके पास है नहीं, वो जाएगा बैंक के पास, बैंक से वो लोन मांगेगा, बैंक वाला पूछेगा भाई आपने मतलब कुछ सिक्योरिटी तो आपको डिपॉजिट करनी है, या फिर हमको सिक्योरिटी के लिए आपकी कुछ ज़मीन वगैरह रखनी होगी ताकि आपको कभी भविष्य में ना पे कर पाएँ, तो हम उसको बेच करके अपना पैसा वापस लाएंगे। पर उसके पास ऐसी चीज़ें हैं नहीं, तो फिर वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। यदि उसके पास सिक्योरिटी है नहीं, लोन मिलेंगे नहीं, मशीनरीज आएंगे नहीं, तो वो अपनी इंडस्ट्री कैसे बढ़ा पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी के लिए ये चीज़ें स्कीम लाई जाती है। इस स्कीम के थ्रू उसको बिना किसी सिक्योरिटी वगैरह के इजी टर्म्स में लोन मिल जाते हैं, जिनमें उनका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाता है, उसको सब्सिडी भी मिल जाती है, मशीनरी वगैरह खरीदनी होती है, तो इन चीज़ों के लिए ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं, ठीक। तो वर्ष 2022 में ये रैंप स्कीम लाई गई थी और छत्तीसगढ़ में उस समय अप्लाई नहीं किया गया था, मतलब लागू नहीं किया गया था। अब 2025 में जाकर 2 मार्च से इसकी शुरुआत की गई है। इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज कोई आप में से ही कोई एक है, PSC की तैयारी कर रहे हैं, आपने सोचा साइड बाय साइड मेरी इनकम होनी चाहिए, आपने क्या किया, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम आपने शुरू कर दिया, कपड़ा का जो बनाने का काम है वो शुरू कर दिया आपने, ठीक। अब आपकी धीरे धीरे सेलिंग बढ़ने लगी, आपको ये हुआ कि अब मुझे एक्सपांड करना चाहिए, इसके लिए मुझे मशीनरीज चाहिए और मुझे ज़मीन खरीदना है।
अब मुझे चाहिए इतने पैसे, सपोज आपको चाहिए 50 लाख रुपए, ठीक। आपके पास कोई पुरखौती जमीन नहीं है, कोई पुरखौती आपकी संपत्ति नहीं, आप गए वही बैंक में, बोले कि मुझे लोन चाहिए। मैनेजर ने पूछा कुछ कोलेटरल आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, यानी कि आपको सिक्योरिटी यहाँ पर देनी पड़ेगी, जमीन वगैरह कुछ आप बताओ जिसको हम सिक्योरिटी के रूप में रख सकें। आपने बोला हम तो फकीर हैं, झोला बस है हमारे पास, ठीक, और तो कुछ है नहीं। तो बैंक ने बोला कि वो बाहर का रास्ता है, आप वहीं से चले जाओ। अब आपका हो गया मूड खराब हो गया। आप आए पीएससी की क्लास में, यहाँ बैठे, करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी, आपने पढ़ा रैंप स्कीम के बारे में, बोले कि इजी टर्म्स में लोन मिल जाता है। फिर आपको याद आया वही बैंक, फिर गए वहाँ, बैंक वही, मैनेजर वही, फिर आपने बोला लोन चाहिए, फिर उसने पूछा कुछ कोलेटरल, तो आपने दिखाया रैंप योजना, इसके तहत मुझे चाहिए, ठीक है। उसने बोला अच्छा रैंप स्कीम के तहत चाहिए। फिर वो आपका क्या करेगा, पूरा फ्यूचर प्लान लेगा कि आप भविष्य में किस तरह की योजना बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। आप उनको बताएंगे कि ये मेरे प्लान है, मैं ऐसे मशीनरीज खरीदूंगा, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करूंगा, ये मेरा सेलिंग का प्लान है। जब उनको ये सारी चीज़ें अच्छी लगेंगी कि हाँ आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, आप में पोटेंशियल है कि आप ऐसा चीज़ें सेटअप कर सकते हैं, तो वो आपको बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी कोलेटरल के उतने रुपए का लोन सैंक्शन कर देगा, ठीक है। ये है रैंप स्कीम, ठीक। और यदि आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं रिटर्न, तो वो पैसा वापस कहाँ से आएगा, उनको सरकार से मिलता है, ठीक है। गवर्नमेंट इसके लिए ही, यही तो स्कीम है। यदि आप कभी पे नहीं कर पाते, ऐसा तो नहीं होता 10 लोग लोन लेते हैं 10 के 10 वापस कर पाए, ऐसा नहीं होता है। उसमें से 1 या 2 ही वापस आते हैं, परंतु वो 1 या 2 जो वापस आते हैं वो इतने बड़े लेवल पर सेटअप हो जाते हैं कि बाकी 10 का सारा कुछ जो है वो मैनेज हो जाता है, ठीक। यही है रैंप स्कीम। ऐसे ही यदि आपको मशीनरीज चाहिए तो सब्सिडीज में आपको मशीन मिल जाती है, ऐसा भी हो जाता है। जैसे आपको क्या हुआ, आपको जैसे मशीन खरीदनी है, ठीक, कुछ आप ये समझते होंगे आयुष्मान योजना वगैरह, क्या होता है इसमें, हॉस्पिटल्स के साथ एमओयू हो जाते हैं कि ये आपके पास आएंगे, इलाज का इतना इतना खर्चा है जो हमारे द्वारा दिया जाएगा और केवल कुछ % आप उनसे लेना। वैसे ही मशीनरीज का होते हैं, कई शॉप्स के साथ जो गवर्नमेंट है अपना एमओयू साइन कर ली, आप उनके पास जाएंगे मशीन्स खरीदने के लिए, उस स्कीम के तहत खरीदेंगे तो आपको केवल 10% या 15% का भुगतान करना है, बाकी 70-80% कहाँ से आएगा, सरकार की तरफ से। ये होते हैं इस तरह के स्कीम्स। इस तरीके से मजबूती दी जाती है एमएसएमई इंडस्ट्रीज को। समझ में आ गया आपको पूरा इसमें, ठीक है। तो ये है आपका रैंप स्कीम। इसको शुरुआत किया गया अभी मार्च 2025 से, और ये कब शुरुआत किया गया, जिस दिन इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस कार्यक्रम में कितने रुपए निवेश की उम्मीद जगी है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, 11,733 करोड़, लगभग 10,000 करोड़ से ज्यादा। आप ऐसे याद रख लेना अपने आंसर राइटिंग वगैरह के लिए, ठीक है। इतना क्लियर है पूरा, जोर से बोलो भाई। इतने एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके बाद भी आवाज धीरे ही आती है। ठीक, और रैंप सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए एमएसएमई को निम्नलिखित में मदद मिलेगी किन किन चीजों में, वही प्रमुख चुनौतियों और कर्मियों की पहचान करना, उनका समाधान करना, फिर एमएसएमई को बेहतर समर्थन और उनके संसाधनों तक पहुंच को प्रभावी बनाना, फिर अधिक प्रभावी नीतियों से विकास में उनके योगदान देना, और वित्तीय और बाजार पहुंच सुधारों तक इनका मार्गदर्शन करना। इसमें 1-2 चीजें और भी होती है, जैसे मार्केट एक्सेस बढ़ाना है। सपोज छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल एरिया है वहां उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, अब वो प्रोडक्ट तो बना लिए पर उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम बेचे कैसे। वो भी जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के पास, प्रशासक के पास, वो भी उनको रैंप स्कीम के तहत जो इस तरीके के आपके आयोजन होते हैं जिसमें लोगों को बुलाया जाता है, जैसे ट्राइबल एरियाज है वहाँ पर कुछ ट्रेनर्स चले जाते हैं, उनमें उनको बताया जाता है कि आप किस तरीके से अपने सामान को बेच सकते हो। उनको ई प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाएगा कि आप अमेजन, फ्लिपकार्ट में कैसे बेच सकते हो, कहीं कुछ आयोजन हो रहा है तो वहाँ पर स्टॉल कैसे लगा करके बेच सकते हो अपने सामान। ये सारी चीज़ें भी इस स्कीम के तहत की जाती हैं। तो बहुत इसका लार्ज एक आप बोल सकते हो कि सर्कल रहता है जिसके अंतर्गत बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं आपको। और ये एमएसएमईज के यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट कैप्स हैं, यानी कि माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर कौन कौन आएंगे जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक का है। 1 करोड़ तक का है मतलब 1 करोड़ से नीचे की बात हो रही है। ठीक, प्लांट और मशीनरीज मिला करके, यानी आपने जमीन खरीदा, मशीन खरीदी, सारा इन्वेस्टमेंट जो किया है आपने वो 1 करोड़ के अंतर्गत है। और साथ में ही आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ के अंदर है, 5 करोड़ तक है, तो वो आपका आएगा माइक्रो इंटरप्राइजेज में। फिर स्मॉल इंटरप्राइजेज में
आपका इन्वेस्टमेंट यदि 10 करोड़ तक है, सब कुछ मिलाकर, जल जंगल जमीन सब मिलाकर के आपका 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और आपका टर्नओवर लगभग 50 करोड़ तक है, तो आपका इंडस्ट्री आएगा स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंतर्गत। फिर मीडियम इंटरप्राइजेस में यदि आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक का है और एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ तक का है, तो वो आपका आएगा किसमें, मीडियम इंटरप्राइजेस में। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट कैप्स है। अब इसमें आप एक सवाल ये पूछते हो कि यदि इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का है और हमारा टर्नओवर 250 करोड़ का पहुंच गया, तब हम कहाँ रहेंगे? वो फिर डिसाइड किया जाता है सरकार द्वारा, आपको किस में डालना है, इसमें डालना है कि इसमें डालना है। ठीक है, वो कोई डिफाइंड नहीं है, हो सकता है कोई स्मॉल में ही आ जाए, हो सकता है कोई मीडियम में आ जाए, या फिर हो सकता है कोई माइक्रो में ही बना रहे। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज क्या होती है जिनमें इन्वेस्टमेंट कम है, जैसे आईटी सेक्टर की कंपनी है, उसमें क्या करना है आपको, केवल लैपटॉप चलाना है, केवल आपको जो साइट सर्वर वगैरह मेंटेन करने हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट उतना नहीं है। वही आप कोई संयंत्र लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, उसमें आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करना है, मशीनरीज वगैरह खरीदनी है, मैन पावर ज़्यादा चाहिए, है ना, तो उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज जो सर्विस सेक्टर की हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है और उनका एनुअल टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है, तो उनको फिर देखा जाता है कि उनको किस सेटअप में रखा जाए, स्मॉल में, मीडियम में या फिर माइक्रो में ही रहने दिया जाए। ठीक है, और फिर यदि आपका ये बोल लो कि आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है पर टर्नओवर कम है, बेइज्जती वाली बात है फिर तो ये, है ना, आप चलाने लायक ही नहीं है, इन्वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं और नुकसान उठा रहे हैं। ठीक, तो वहाँ पर कोई सवाल ही नहीं। इतना समझ में आ गया पूरा रैंप स्कीम का? ठीक, फिर आगे हम देखते हैं लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक। ये अभी अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित किया गया है, लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025। ये बिल पास हुआ है छत्तीसगढ़ विधानसभा, और यह बिल किसको लेकर के है, मीसाबंदियों को मिलने वाले सम्मान को लेकर के ये बनाया गया। मीसाबंदी कौन होते हैं, जानते हैं? सब मिक्स हो रहा है। हाँ, कोई एक जन बताओ, आप बोल रहे थे ना, हाँ बोले। हाँ, वो है मीसाबंदी। हाँ, इमरजेंसी के समय हाँ, वही है जो आप समझ रहे हैं, वही चीज़ है ये। जब 1975 में इमरजेंसी लगी, तब भारत में एक एक्ट लागू किया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा। इसके अंतर्गत जिनको जेल में बंद किया गया है या घर में नज़रबंद किया गया, किसी भी प्रकार से उनको नज़रबंद किया गया, तो उनको कहा जाने लगा मीसाबंदी। ठीक, और इनको कुछ सरकारें क्या करती हैं, लोकतंत्र के रक्षक के रूप में मानती हैं कि तानाशाही रूपी इमरजेंसी के खिलाफ इन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है, इसलिए उनको क्या किया जाता है, मंथली पेंशन देते हैं। कई सरकारें हैं, एमपी में भी दिया जाता है, राजस्थान में भी दिया जाता है, कई जगह पे दिया जाता है। ठीक, तो मंथली उनको पेंशन दिया जाता है, 10,000 15,000 जैसा सरकार डिसाइड करे। छत्तीसगढ़ में भी दिया जा रहा था वर्ष 2008 से 2019 तक दिया गया, फिर सरकार बदली तो उसे बंद कर दिया गया। ये जो जितने उस समय तक दिए जा रहे थे, ये मंथली पेंशन वगैरह दिए जा रहे थे, ये शासकीय आदेश से दिए जा रहे थे, कोई अधिनियम नहीं था उस समय। शासकीय आदेश पारित हुआ, योजना पारित हुई, उसके तहत ये दिया जा रहा था। फिर 2019 में आई सरकार, उन्होंने इस स्कीम को बंद कर दिया, इस योजना को बंद कर दिया। फिर अब 2023 में फिर सरकार पलटी, इन्होंने फिर से शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि अब इसको सरकारी आदेश मात्र न रहने दे करके इन्होंने एक विधेयक ला दिया है, विधानसभा से पारित करके इसको कानून ही बना दिया, ताकि भविष्य में यदि कोई और सरकार आए तो उसके लिए इसको चेंज करना इतना आसान ना हो। अगली बार यदि इसको रद्द करना है तो इनको संशोधन विधेयक लाना होगा विधानसभा में, न्यूज़ बनेगी कि ये फिर से बंद किया जा रहा है, बदनामी होती है ना। तो इस तरीके से क्या किया गया, प्रोसीजर को कठिन करने के लिए इसको विधेयक के रूप में पारित कर दिया गया। अब ये जो विधेयक लाया गया है, इसके प्रावधान क्या क्या है ये देखो। एक तो है मासिक पेंशन दी जाएगी, योग्य मीसाबंदियों को 10,000 से 25,000 तक प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। अब 10,000 से 25,000 तक का क्या मतलब है, देखो कुछ मीसाबंदी जो है वो रहे होंगे 3 महीने जेल में रहे होंगे, कुछ 6 महीने रहे होंगे, कोई 9 महीने रहे होंगे, कोई साल भर रहे होंगे। इस तरीके से कैटेगरी बना ली गई है। तो जो कम समय के लिए है उनको कम राशि, जो ज़्यादा समय के लिए उनको ज़्यादा राशि, वो जैसा सरकार डिसाइड करे। ठीक, इसलिए 10,000 से मिनिमम 10,000 मिलेगा ही मिलेगा, और अधिकतम कितना मिलेगा, 25,000। ठीक, और फिर मरणोपरांत जो है सम्मान दिया जाएगा। कैसे, राज्य सरकार द्वारा
पहला तो यह है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। दूसरा, उनके परिवार को 25,000 रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, ये दो मेन प्रावधान है इस विधेयक में। इतना समझ आ गया है पूरा, है ना। और ये विधेयक जो है, इसका उद्देश्य यही है कि इसको कानूनी आधार प्रदान किया जाए ताकि इसको बाद में बदलना आसान ना हो, कठिन रहे। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, नई माओवाद पुनर्वास नीति। ये नक्सलियों को सरेंडर करवाने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, नक्सल आत्मसमर्पण को प्रोत्साहित या बढ़ावा देने के लिए ये नई नीति लाई गई है। माओवादियों के लिए नई पुनर्वास नीति मंजूर की गई है। कब से? 12 मार्च 2025 से ये पुनर्वास नीति जो है स्थान ले ली है किसका? जो नीति 2023 में लाई गई थी उसका। 2023 में भी एक नक्सल पुनर्वास नीति लाई गई थी, उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है इसके द्वारा। ठीक, अब इसके अंतर्गत क्या है भाई, नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने के लिए, अब नक्सली आत्मसमर्पण क्यों करेंगे? आप उनको कुछ फैसिलिटीज देंगे, पर्क्स देंगे, तो वो हो सकता है कुछ जो रेडिकलाइज होकर के या जो कुछ मजबूरी में गए हों वो वापस आ जाएं। ठीक, इनसे नक्सलियों की कमर टूटेगी, हमारा क्षेत्र नक्सल मुक्त होगा और वो विकास की धारा में आगे बढ़ेंगे। इसी के लिए ये नक्सल पुनर्वास नीति लाई गई। अब किस तरीके से आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? इसके अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को वित्तीय सहायता मिलेगी, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए उनको मदद दी जाएगी राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, फिर माओवादी हिंसा के पीड़ितों को सहायता और उसके पुनर्वास में, माओवादी हिंसा से जो पीड़ित लोग हैं उनको पुनर्वास में सहायता दी जाएगी। कुछ हो सकता है वहां से पलायन कर गए हों नक्सल समस्या के कारण, यदि वो वापस आना चाहते हैं तो उनको किस तरीके से फिर से बसाया जाए, उसको लेकर के भी राज्य सरकार द्वारा सहायता की जाएगी। फिर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कानूनी मामलों में सहायता प्रदान की जाएगी, जिन्होंने सरेंडर कर दिया है उनको कानूनी सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। ठीक, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमि और आवास का आवंटन भी किया जाएगा, रहने के लिए उनको जगह दी जाएगी। ठीक, ये सारी फैसिलिटीज हैं नई माओवाद पुनर्वास नीति में। समझ आया पूरा? मजा नहीं आया कुछ? सर थोड़ा डिटेल में बताओ, है ना। इसको आगे देखते हैं डिटेल में। अब आपको समझ में आएगा कि ये माओवाद पुनर्वास नीति जो है सबसे ल्यूक्रेटिव पॉलिसी क्यों बोली जा रही है। पूरे भारत में इस तरह की नीति आज तक तो शायद ही कभी बनी होगी, और भविष्य में बन जाए तो पता नहीं, पर अभी तक तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप का दिखता है। ठीक, अब इसमें नीति में आप एक एक करके प्रावधान देखते जाओ कि इसके प्रावधान क्या क्या है। आर्थिक सहायता हमने देखी, राज्य सरकार आर्थिक सहायता प्रोवाइड करेगी। कैसे? कोई नक्सली आत्मसमर्पण करता है तो सबसे पहले उसको नकद 50,000 रुपए सहायता, सीधा सा एक मुश्त राशि 50,000 रुपए मिल जाएगी। फिर इनको मंथली 10,000 रुपए भी दिया जाएगा 3 साल तक। मंथली 10,000 रुपए भी इनको दिया जाएगा 3 साल तक। ठीक, क्यों? क्योंकि वो अभी नक्सल गतिविधि से बाहर आए हैं, फिर उनको सेटअप होने में टाइम लगेगा, रोजगार वगैरह ये सब शुरू करने में, है ना। इसलिए 3 साल तक मंथली 10,000 रुपए इनको सहायता प्रदान की जाएगी। फिर बच्चों की शिक्षा, अभी हमने शिक्षा और रोजगार की बात की, इनके जो बच्चे हैं इनकी शिक्षा के लिए इनको प्रयास और एकलव्य स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक, जो भी हॉस्टल वाले हमारे स्कूल हैं उनमें भी ये जो प्रयास और एकलव्य क्या है, हॉस्टल वाले हैं, उनमें इनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आप बच्चों की शिक्षा, आप देखो प्रयास और एकलव्य स्कूलों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। फिर यदि वो उच्च शिक्षा की ओर बढ़ते हैं या तकनीकी प्रशिक्षण के लिए उनको प्रतिवर्ष 25,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी। किनको? उनके बच्चों को, या फिर वो खुद भी स्किल डेवलपमेंट अपना करना चाह रहे हैं या वो खुद भी जाएंगे तो उनको भी मिल जाएगा ये। ठीक है, फिर तीसरा भूमि आवंटन, यदि वो 5 लाख रुपए से अधिक के इनामी नक्सली हैं तो उनको शहरी क्षेत्र में 1742 स्क्वायर फीट, ये शहरी क्षेत्र की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र की नहीं, शहरी क्षेत्र में 1742 स्क्वायर फीट जमीन, यदि शहरी इलाके में वो जमीन नहीं चाहते हैं तो उनको ग्रामीण क्षेत्र में 1 हेक्टेयर की कृषि भूमि प्रदान की जाएगी। ठीक, और यदि ये दोनों संभव नहीं हो पाया राज्य सरकार द्वारा तो फिर 2 लाख रुपए की उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक, फिर अगला प्रावधान आप देखो मुआवजे का। जो मुखबिर होते हैं, गोपनीय जो आपके पुलिस के वो होते हैं ना मुखबिर, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है नक्सल मामलों में तो उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा लगभग 10 लाख रुपए। यह पहले प्रावधान था 5 लाख का, अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 10 लाख का। और स्थायी विकलांगता के मामले में इनको मुआवजा मिलेगा 5 लाख का। यदि विकलांग हो गए किसी घटनावश, नक्सली मामले में वो सहायता कर रहे थे, ऐसी कोई दुर्घटना हुई, नक्सल हिंसा हुई, उनमें उनकी स्थायी विकलांगता आ गई
तो उनको सहायता दी जाएगी 5 लाख रुपए की एक मुश्त। पहले ये था 3 लाख का। फिर नक्सली हिंसा में मारे गए नागरिकों के परिवारों को 15 लाख की और एडिशनल सहायता। ठीक, इतने आपके वित्तीय प्रावधान, मतलब नक्सलियों को भी दिया जा रहा है, फिर जो मुखबिर हैं हमारे जो सहायता कर रहे हैं उनको भी दिया जा रहा है, और जो नक्सल हिंसा से पीड़ित हो चुके हैं उनको भी, पलायन जो कर चुके हैं उनके भी पुनर्वास में सहायता की जा रही है। और आखिरी में यदि कोई मैरिड नहीं है भाई, ठीक, कोई यदि विधुर हो गया है, अकेला है, तो फिर उसके विवाह के लिए 3 वर्ष के भीतर विवाह के लिए 1 लाख रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। मतलब आपको शादी भी करवा दे रहे हैं, रहने के लिए घर भी दे रहे हैं, खेती के लिए जमीन अलग दे रहे हैं, मंथली पेंशन अलग दे रहे हैं, और क्या चाहिए जीवन में, और क्या कर दे सरकार। ठीक है, तो ये है नई नक्सलवाद पुनर्वास नीति। समझ आया पूरा? अब डिटेल में समझ गए है ना, क्यों इसको बोला जा रहा है कंट्री का सबसे ल्यूक्रेटिव पॉलिसी बनाया गया है। ठीक, ये छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रावधान बनाकर भेजा था और नेशनल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि केंद्र सरकार की जानकारी में नहीं है, इन्होंने रेवड़ी बांट दिया, ऐसा नहीं। ये नेशनल गवर्नमेंट से अप्रूव होकर आया, और कहाँ से अप्रूव हुआ होगा? ये होम मिनिस्ट्री से। ठीक है, हाँ। फंडिंग देखो, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के करते हैं, केवल एक केंद्र सरकार नहीं देती। राज्य सरकार भी अपने बजट से प्रावधान रखेगी, और यदि कमी आएगी तो फिर वो जाएगी किसके पास? नेशनल गवर्नमेंट के पास। हाँ जी, आम नागरिक के परिवार को। नक्सली हिंसा में कोई आम नागरिक मारा जाता है, जैसे बहुत न्यूज़ सुनते होंगे ना कि सरपंच को घर से निकाल करके, तो फिर परिवार को सहायता दी जाती है। अब वो सरकार से पूछना कि ये तो बहुत नाइंसाफी है ना, क्योंकि शहरी इलाके में आप 1742 स्क्वायर फीट जमीन 2 लाख में थोड़ी ना पाएंगे, है ना। तो सरकार अपना भी तो कहीं कुछ बचाएगी, ये तो थोड़ी ना पूरा राज्य ही बेच दे। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी ना वाह, लूट लो पूरा। हाँ, फिर तो सबको ले आएंगे, चाचा मामा फूफा सबको ले आएंगे कि ये सब हैं, 2-2 नहीं, एक परिवार के लिए है वो। एक परिवार में यदि 5 लोग हैं, 3 लोग मर गए तो भी 15 लाख, यदि कोई सिंपल मरा तो भी। वो सरकार के अपना अलग अलग कैटेगरी वो बना देते हैं, फिर जब आप प्रावधान लेने जाओगे तब वहाँ पर बताया जाता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ठीक, ये ऐसे ऐसे कैटेगरीज रहती हैं। ठीक, ये क्लियर है फिर पूरा? फिर आगे अपन देखते हैं बलिदानी योजना। बलिदानी योजना में क्या हो रहा है? नक्सली गोली से जो शहीद सुरक्षाकर्मी हुए, नक्सली हिंसा में जो सुरक्षाकर्मी शहीद हुए होंगे, उनके पैतृक गांवों में उनकी मूर्तियां स्थापित की जाएगी। किस लिए? उनके बलिदान को, उनके शौर्य को याद करने के लिए। ठीक है, और ये मूर्तियां कहाँ स्थापित की जाएगी? उनके पैतृक गांवों में। इसके लिए बजट में राशि आवंटित कर दी गई है, कितने? 10 करोड़ रुपए की। ये मूर्तियां कैसे बनती है? एक आपने इतनी बड़ी वो बना दिया, चौक बना दिया, प्लेटफॉर्म बना दिया, उसके ऊपर आपने मूर्ति लगा दी, उसके ऊपर छत एक शेडिंग डाल दी, इस तरीके की ये मूर्ति रहेगी। ठीक, और एक मूर्ति बनाने में लगभग 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए का खर्च आता है। उस हिसाब से इन्होंने 10 करोड़ रुपए का बजट राशि आवंटित कर दी है। शुरुआत में 500-600 प्रतिमाएं शुरुआती चरण पर स्थापित की जाएगी, बाद में फिर और इसका विस्तार किया जाएगा। बलिदानी योजना में केवल इतना ही। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है बलिदानी योजना किससे संबंधित है, इसलिए आपको जानना आवश्यक है। ये किसकी मूर्ति है? वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह, ये गेंद सिंह की मूर्ति है। ठीक है, गेंद सिंह की मूर्ति है ये। गेंद सिंह का कौन सा विद्रोह था इनका? परलकोट विद्रोह। इन्हीं को क्या बोलते थे? भूमिया राजा बोलते थे ना इनको। हाँ, ये वही है। फिर हो गया डिस्कशन। अभी इधर ध्यान दो। अब अगला देखते हैं एलवत पंचायत अभियान। एलवत पंचायत अभियान के बारे में आप ये बात जान लो कि अभी ये ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है, इसकी केवल घोषणा की गई है। ठीक, परंतु आप इसको अपने आंसर राइटिंग वगैरह में शामिल कर सकते हो कि ये हमारे भविष्य की योजना है। ठीक,
एलवत पंचायत अभियान किससे संबंधित है? ये ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपने क्षेत्रों को नक्सल मुक्त घोषित करें और नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सहायता करें। इससे क्या होगा, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है नक्सल मुक्त हो जाएंगे तो वो शांति और विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। अब ग्राम पंचायत कैसे इसमें सहायता कर सकता है? ग्रामीण परिवेश से यहाँ कौन कौन है जो गांव से आता है? बहुत सारे लोग हैं। तो आप लोग को पता होगा ग्रामों में, गांवों में हर एक व्यक्ति को पता होता है कि काखा टूरा कहाँ जावत है ना? सभी को पता होता है कि कौन कहाँ जा रहा है, और यदि कोई गलत रास्ते में चला गया है तो उसको वापस कैसे लाना है वो भी उनको मालूम होता है, ठीक। और यदि कोई नहीं मान रहा है तो उसके लिए प्रशासन है ही। तो इन सभी तरीकों का इस्तेमाल करके कैसे भी करके नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाएं, अपने ग्राम पंचायत को नक्सल मुक्त करें, इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि कोई ग्राम पंचायत ऐसा करने में सफल हो जाता है, अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित कर लेता है, तो उसको मिलेगा 1 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान। वो इस अनुदान को अपने विवेक अनुसार किसी भी काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। डेवलपमेंट में हो, सड़क बनाने में हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, कोई तालाब वालाब साफ करवाना है, किसी भी प्रकार से वो इस 1 करोड़ रुपए का इस्तेमाल वो कर सकते हैं अपने विवेक के अनुसार, ठीक। और साथ में इसके बाद क्या होगा, नक्सल मुक्त घोषित पंचायतों में बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जाएगा। तो क्या अभी विस्तार नहीं कर रहे? क्या अभी कर रहे हैं, पर नक्सली आकर तोड़ देते हैं ना। हाँ, इसलिए जब वो नक्सली नहीं रहेंगे तो और तेजी से वहां पर विस्तार होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसी लाइन लिखी गई है। तो क्या होगा, जो ग्राम पंचायत अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित कर लेंगे उनको पहला 1 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। फिर नक्सल मुक्त घोषित पंचायतों में ये फैसिलिटीज जैसे बिजली आपूर्ति हो गई, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन हो गया, इनकी बुनियादी सुविधा का विस्तार किया जाएगा। और साथ में जो आत्मसमर्पण किए रहेंगे नक्सली, उनका क्या, उनको भी पुनर्वास करने में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। किसके द्वारा? वही नक्सलवाद जो पुनर्वास नीति हम लोग देखे उसके द्वारा, ठीक है। इतना क्लियर है पूरा? yes, आगे बढ़े, yes, ठीक। नक्सल मुक्त घोषित हुआ है कि नहीं, वो क्या होता है कि एक टीम बना दी जाती है, वो वहां पर जाकर फिर परीक्षण करती है, इन्वेस्टिगेट करती है कि वाकई में ये क्लेम सही है या नहीं। वो समिति फिर रिपोर्ट देती है, उस आधार पर सरकार जो है उस पंचायत को नक्सल मुक्त घोषित करेगी, ऐसा रहता है, ठीक। और ये समिति किसकी रहती है? जनरली पुलिस वगैरह ये सारे ब्यूरोक्रेट्स वगैरह मिलकर के एक समिति बनती है, SIT जिसको बोला जाता है ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। वैसी एक टीम बना दी जाती है जो जाकर निरीक्षण करती है, फिर उस हिसाब से घोषित होती है। सरेंडर का ना, हाँ सारी चीजें होती है, बहुत फॉर्मेलिटीज होती है। नहीं तो फिर देखो, कोई आत्मसमर्पण किया उसके बाद वो फिर नक्सली बन गया, फिर आत्मसमर्पण करेगा, तो ये स्टार्टअप वाला चीज नहीं है ठीक है वो। हाँ, नहीं तो उससे वो फैसिलिटीज वापस ले ली जाएगी ना, वो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। जैसे आपने सरेंडर कर दिया, आपको जमीन दे दी गई, पैसे भी मिल गए, फिर आप नक्सली बन गए तो आपकी जमीन छीन ली जाएगी। अगली बार आप आओगे तो फिर आपको ये सब फायदे नहीं मिलेंगे, सीधा केस चलेगा, ठीक है। नहीं तो ये स्टार्टअप हो जाएगा फिर, है ना। एक बार में 50,000, फिर 2 महीने मारे, फिर 50,000, फिर 2 महीने मारे, फिर 50,000, ठीक है। इतना क्लियर है पूरा बात। अब आगे बढ़ते हैं ऊर्जा क्रांति की ओर। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्रांति की बात हो रही है। अभी हमने देखा था इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम, छत्तीसगढ़ में निवेशकों को इनवाइट किया गया था कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आप निवेश करो, ठीक। अब छत्तीसगढ़ में एक एनर्जी इन्वेस्टर समिट आयोजन किया गया था। ये आयोजन किया गया था 10 मार्च 2025 को। देखो, हर राज्य की अपनी एक खासियत होती है जिसमें वो आगे होता है। जैसे आप राजस्थान, यूपी वगैरह जाएंगे तो वो टूरिज्म के क्षेत्र में आगे है ना। और यदि आप साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर मिनरल्स वगैरह ज़्यादा हैं। मिनरल्स मतलब आपके फेरस मेटल जो है, जैसे आयरन वगैरह हो गए, वो उन सेक्टर्स में निवेश ज़्यादा बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या है, कोल वगैरह ज़्यादा है, यहाँ पर पावर प्लांट्स की उम्मीदें ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए एक अलग से समिट आयोजन किया गया। तो जो ऊर्जा के क्षेत्र में संयंत्र ऑलरेडी कार्यरत हैं, जो निवेशक कार्यरत हैं, उनको इन्वाइट किया गया कि यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, हमने नई औद्योगिक नीति लाई है, तो आप नए यहाँ पर प्लांट्स लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, पावर जनरेशन प्लांट, और आपको ऐसे ऐसे फायदे मिलेंगे। इस उद्देश्य से ये एनर्जी इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया था 10 मार्च 2025 को रायपुर में। और इस समिट में कितने रुपए निवेश का ऐलान किया गया है? लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का ऐलान इसमें किया गया है। और इस निवेश में क्या होता है, जैसे
कोई निवेशक आया है, उसको आपने बोला कि यहाँ सेटअप लगाओ, तो ये निवेश आता कैसे है, वो यहाँ पर नए इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स वगैरह लगाएंगे, इससे क्या होगा, जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। तो वो जो प्लांट सेटअप कर रहे हैं उसी को ही बोला जा रहा है निवेश, क्योंकि पैसा लगेगा ना, उस पर जमीन पे पैसा लगेगा, मशीनरीज पे पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में पैसा लगेगा, उसी को बोला जा रहा है यहाँ पर निवेश। तो यहाँ पर निवेश कितने का ऐलान किया गया है, लगभग 3 लाख करोड़ से अधिक का। इस निवेश से क्या क्या लगेंगे, आपके परमाणु, फिर थर्मल, सौर और पम्प्ड स्टोरेज जैसे बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट का भी यहाँ पर प्रपोजल रखा गया है। अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है क्या छत्तीसगढ़ में, परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है, ये बिल्कुल नया कंसेप्ट छत्तीसगढ़ के लिए प्रपोज किया गया है। ठीक, एक एक करके देखते हैं कौन कौन से सेक्टर में प्रपोजल आया है। पहला आप हम देख लेते हैं सौर ऊर्जा वाले क्षेत्र में। सौर ऊर्जा क्षेत्र में जिंदल पावर प्लस एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी द्वारा 2500 मेगावाट सोलर पावर प्लांट सेटअप करने का प्रपोजल आया है। जो वो सेटअप करेंगे उन्होंने ऐसा करार किया है। ठीक, 2500 मेगावाट का ये कहाँ किया जाएगा, ये किया जाएगा रायगढ़ में। जिंदल पावर आपको देखकर समझ जाना है, रायगढ़ वाले क्षेत्र में ही है वो। ठीक, 500 मेगावाट आपके डोलेसरा में होगा और 2000 मेगावाट आपके रायगढ़ में होगा। ये दोनों क्षेत्र रायगढ़ जिले के अंतर्गत ही है। तो रायगढ़ में 2500 मेगावाट सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा। फिर पीएम कुसुम योजना तहत 675 मेगावाट सोलर पावर प्लांट और 20,000 सोलर पंप जो है वहां पर सेटअप किए जाएंगे छत्तीसगढ़ पूरे राज्य में। ठीक है, पीएम कुसुम योजना जानते हैं क्या होता है, जानते कितने जानते हैं, हाँ बताइए, कुछ आइडिया है। सोलर पंप है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, जैसे कोई किसान है उसके पास यदि कोई जमीन है खाली, तो वहां पर ये क्या करते हैं, सोलर पैनल वगैरह सेटअप कर देते हैं ताकि कुछ बिजली वो उत्पन्न कर पाए। 2 मेगावाट 3 मेगावाट यदि बड़ा जमीन है तो आपका एक तो बिजली भी बन जाएगी उससे, और साथ में उसी से जोड़ करके उनको सोलर पंप भी दे दिया जाता है, ताकि जो ऐसे पंप, यदि आपके पास बिजली नहीं है तो आप पंप किससे चलाओगे, डीजल जनरेटर से, उससे प्रदूषण भी होगा, आपको खर्च भी लगेगा। अब इन्होंने क्या किया, आपकी जमीन में सोलर पैनल लगा दिया, आपके खर्च भी कम हो गए, उसी से बिजली बन रही है, उसी से आपका पंप भी चल रहा है, एमिशन भी कम हो गया, आपको अलग से डीजल का खर्चा भी नहीं देना, और सब्सिडी में आपके यहाँ सोलर पैनल भी सेटअप हो गए। ठीक, और यदि आपके पास से एक्स्ट्रा बिजली बन रही है, सपोज आपके पास 5 हेक्टेयर जमीन है, आपके बिजली का मान लो आप केवल 500 किलोवाट ही आप यूज कर रहे हो, और आपके सोलर पैनल से 2 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है, तो बाकी के जो बचे 1.5 मेगावाट हैं, आपने 500 किलोवाट यूज कर लिया, और बाकी के जो बचे 1.5 मेगावाट की बिजली है, ये आप सरकार को बेच दो ग्रिड कनेक्टिविटी से, उसको आपके पैसे मिल जाएंगे। ठीक, ये है पीएम कुसुम योजना। आपको सब्सिडी के अंतर्गत आपकी जमीन में वो सोलर पैनल लगा कर देंगे। ठीक, आपको पैसा भी नहीं वो करना है, लगाना है, साथ में आपकी बिजली बनेगी, आप बिजली बेच करके पैसा भी कमा सकते हो, आपको भी फायदा हो रहा है। ठीक, ये है पीएम कुसुम योजना। तो पीएम कुसुम योजना अंतर्गत 675 मेगावाट सोलर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा, और साथ में 20,000 सोलर पंप जो है वो सेटअप किए जाएंगे। ये क्लियर हुआ आपको। ठीक, ये हुआ आपका सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। फिर अगला देखते हैं हम लोग, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के क्षेत्र में ये लगाया जाएगा एनटीपीसी द्वारा। इसकी कुल क्षमता कितनी होगी, 4200 मेगावाट, 4200 मेगावाट। फिर थर्मल पावर प्लांट योजना में हम लोग देखें, अदानी पावर द्वारा सेटअप किया जाएगा 1600 मेगावाट के पावर प्लांट्स, कहाँ कहाँ, कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में। ठीक, 1600 मेगावाट, यानी यहाँ भी 1600, यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों मिला करके नहीं, हर जगह पे 1600 मेगावाट पावर प्लांट। फिर जिंदल पावर द्वारा 1600 मेगावाट पावर प्लांट, कहाँ पर, रायगढ़ में। और एनटीपीसी और सीएसपीजीसीएल का ज्वाइंट वेंचर जो है वो एक सेटअप लगाएगा 4500 मेगावाट का। अभी इसकी जगह फिक्स नहीं है, पर मोस्ट प्रोबेबली ये लगेगा कहाँ, कोरबा में ही हो सकता है, अभी जगह फिक्स नहीं है इनका, हो सकता है सर्वे वगैरह कर रहे हैं, हो सकता है जांजगीर वगैरह में चले जाएं, हो सकता है कोरबा में। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक, उसका एक अलग से। तो इतना क्लियर हुआ पूरा, जोर से बोलो। हाँ, अब देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है तो पानी से भी यहाँ पर बिजली बनाने के लिए कई कंपनियों से करार किया गया, पानी से बिजली बनाई जाएगी। ये ट्रेडिशनल मेथड जो आपका फॉसिल फ्यूल वाला मेथड नहीं है, ये रिन्यूएबल टाइप का तरीका है। ठीक, पानी से बिजली बनाई जाएगी। 5 जगहों के लिए कई कंपनियों से करार हुआ है, और ये 5 जगह मिला करके कितनी बिजली बनेगी भाई,
7700 मेगावाट, 7700 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी पानी से। और इसके लिए 5 जगहों का चयन किया गया है। कौन कौन से 5 जगह है? पहला है कोटपल्ली जो कि है बलरामपुर में, फिर डांगरी जसपुर में, फिर रौनी भी है आपका जसपुर में, फिर हसदेव बांगो कोरबा, और आखिरी में सिकासर बांध गरियाबंद। मैप में आप ऊपर से नीचे उतरते जाओ, उसी सीक्वेंस में मैं ऐसे जमाया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, कौन कौन सा जगह है रिपीट करो। पहला कोटपल्ली बलरामपुर, सब बोलो जोर से बोलो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गरियाबंद। ठीक, इतने कैपेसिटी का यहाँ पर जो आपका पानी से बिजली उत्पन्न की जाएगी। अब पानी से बिजली कैसे बनेगी ये समझते हैं आप, टरबाइन वगैरह करके। कितने समझते हैं, कितने नहीं समझते हैं ये बताओ। तो फिर कहाँ बीच वाले कहाँ, मतलब समझ भी रहे हैं नहीं भी समझ रहे हैं, बीच में है, ऐसा है। टरबाइन लगाते हैं ठीक है, पर उसका सेटअप कैसा होता है? हाँ, सर्कुलेशन होता है वो, ठीक है। इसमें क्या होता है आप देखो, ये पांचों जगह क्या है, उच्च भूमि वाले क्षेत्र हैं, है ना। यहाँ पर पहाड़ वगैरह होंगे। इसमें क्या किया जाएगा, सपोज ये पहाड़ है, उस क्षेत्र में पहाड़ है, यहाँ पर एक बना दिया गया रिजर्वायर। ठीक, रिजर्वायर मतलब आप लोग समझते हैं बांध जो होता है ना, हाँ, पानी जो रोक कर रखते हैं, वैसा वहां पर बना दिया गया। एक बना दिया गया नीचे क्षेत्र में, ठीक, एक रिजर्वायर बना दिया गया नीचे वाले क्षेत्र में। यहाँ से क्या किया गया, एक पाइपलाइन डाल दी गई या डक्ट बना दिया गया। ठीक, इसमें से क्या होगा, पानी आएगा। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक लगा दिया पंप, और यहाँ पर आपने एक लगा दिया टरबाइन। ठीक, अब इन क्षेत्रों में क्या है, जैसे जिन क्षेत्रों में नदी नहीं है वहां पर आप क्या करेंगे, यहाँ जो नीचे आपने रिजर्वायर बनाया है उसमें आपने पहले पानी भर दिया। ठीक, किसी भी सोर्स से लाकर भर सकते हैं, या तो आप नदी से नहर निकाल दो और उससे ला करके इसमें भर दो। ठीक, अब यहाँ पर आपने क्या किया, पंप को किससे कनेक्ट कर दिया, एक सोलर पैनल यहाँ पर आपने लगा दिया। इतना सेटअप समझ में आया। ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये निचला क्षेत्र है, उसी जगह का, दोनों जगह आपने रिजर्वायर बना दिया जहाँ पर पानी रहेगा। बीच में आपने एक पाइपलाइन लगा दी, यहाँ पर आपने पंप लगा दिया जिसको सेटअप कर दिया सोलर पैनल से, और नीचे आपने लगा दिया टरबाइन। इतना सेटअप समझ में आया। पहली बार आपने पानी भर दिया यहाँ के रिजर्वायर में। अब दिन का समय है, दिन के समय में सूर्य दादा है ऊपर, वहां पर से आपको सोलर पैनल से बिजली बन रही है। बिजली से आपने क्या किया, पंप चलाया और इस पानी को भेज दिया ऊपर। ठीक, अब ये पानी आ गया यहाँ पर। अब रात का समय है, उस समय तो सूर्य है नहीं, आपको बिजली कैसे मिलेगी, तो रात के समय आप क्या करेंगे, रात के समय इस पानी को यहाँ से नीचे भेजेंगे। ठीक, नीचे भेजेंगे तो क्या होगा, ये टरबाइन रन करेगा और टरबाइन के थ्रू जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, जो रोटेशनल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी रात में भी। ठीक, तो आपको दिन में भी मिल रही है सोलर पैनल से और रात में भी मिल रही है इससे, टरबाइन से। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। ये क्लियर है, क्लियर है, समझ आया? जोर से बोलो। हाँ, इसको बोला जाता है ऑफ स्ट्रीम हाइड्रो स्टोरेज। क्या? हाँ बोलो। रिजर्वायर नहीं, ये प्रोजेक्ट का बोला जाता है ऑफ स्ट्रीम हाइड्रो स्टोरेज पावर जनरेशन प्रोजेक्ट, ऐसा इसका नाम है। ऑफ स्ट्रीम क्यों? स्ट्रीम मतलब क्या होता है, सरिताएं। ठीक, कोई भी बहता हुआ नदी बोल लो आप, तालाब बोल लो, कुछ भी। ऑफ स्ट्रीम यानी कि वो उससे दूर पर है। यदि आपने नदी पर ही लगा दिया तो उसको बोला जाएगा ऑन स्ट्रीम। आपने नदी से दूर स्थापित किया जाता है तो उसको बोला जाता है ऑफ स्ट्रीम। तो ये जो है ऑफ स्ट्रीम वाली योजना है, नदी से दूर रहेगी। ऑफ स्ट्रीम पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज पावर जनरेशन प्रोजेक्ट इसको बोला जाता है। ठीक है, उससे ये बिजली बनाई जाएगी कितनी जगहों पर भाई? 5 जगहों पर। ठीक, कौन कौन से जगह है आपके, एक बार फिर रिपीट करो। कोटपल्ली बलरामपुर, फिर जसपुर, सिकासर बांध गरियाबंद। ठीक है, क्लियर है इतना पूरा? आगे बढ़े इसमें। फिर हम लोग देखते हैं, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यूक्लियर एनर्जी वाली बात। छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप नहीं है। अब लगाया जाएगा किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा।
कितनी होगी इसकी कुल क्षमता? 4200 मेगावाट। किन किन क्षेत्रों में लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा आपका बालोद जिला में, फिर धमतरी जिला में और कांकेर जिला में। इसके अंतर्गत देखा जाए बालोद जिले के अंतर्गत ग्राम मारवा पथरा और करकाभाट, फिर धमतरी के अंतर्गत आप देखेंगे तो तुमाबहरा और कांकेर के अंतर्गत देखेंगे तो रानी डोंगरी। इन गांवों में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने की योजना है। अभी आप केवल जिला याद रखना, बहुत अंदर नहीं जाना। 3 जिले कौन कौन से हैं बोलो? पहला बालोद, धमतरी और कांकेर। इन 3 जगहों पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किए जाएंगे। कुल कितने प्लांट लगेंगे बोले तो 6। इनकी पर कैपेसिटी कितनी होगी पर प्लांट? 700 मेगावाट्स की। ठीक, 700 मेगावाट के 6 न्यूक्लियर प्लांट लगेंगे तो टोटल कैपेसिटी हो गई आपकी 4200 मेगावाट। इसमें कुल खर्च आने की संभावना है लगभग 80,000 करोड़। 80 करोड़ नहीं है, 80 करोड़ में कोई प्लांट नहीं लगने वाला। ठीक, ये है 80,000 करोड़। ठीक, 80 करोड़ में तो मशीनरी भी ले दे करके आएगी। ठीक है, वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात हो रही है। साफ हो जाएगा पूरा इलाका 80 करोड़ में लगा दोगे तो। ठीक है, ये क्लियर है पूरा लोकेशन। ठीक, फिर आगे हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगने वाला है कहाँ? नवा रायपुर में लगेगा। और ये जो है भूमि पूजन के स्तर तक ये पहुंच गया है। भूमि पूजन इसके लिए जगह कर दी गई है। ये सब चीज में हम लोग कभी पीछे नहीं रहते। अच्छा पूजा भूमि पूजन, चलो इसके लिए भी, हाँ चलो इसके लिए भी। तो भूमि पूजन वगैरह में हम लोग कभी डिले नहीं करते हैं। ठीक, तो पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगेगा आपका नवा रायपुर में। इसके लिए जगह भी चिन्हित हो गई है, भूमि पूजन भी हो गया है। अब वहां पर प्लांट सेटअप होना भी शुरू हो जाएगा। और ये प्लांट कौन सी कंपनी के द्वारा लगाया जा रहा है पूछे तो? पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये वही कंपनी है जिसने तमिलनाडु में प्लांट सेटअप किया है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट कहाँ सेटअप किया गया है? तमिलनाडु में। किसके द्वारा? इसी कंपनी के द्वारा। अब यही कंपनी जो है छत्तीसगढ़ में भी अपना एक प्लांट सेटअप करने जा रही है। कहाँ पर सेटअप करेगी? नवा रायपुर में। और ये कंपनी प्रॉपरली है कहाँ की? कौन सी कंट्री का ओरिजिन है? कौन सी कंट्री की कंपनी है? जापानीज है। ठीक है, जापान की है, जापानीज कंपनी है। और ये देश में सेमीकंडक्टर बनाने वाली पहली कंपनी है। और देश के अन्य 5 हिस्सों में सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए MOU वगैरह हो चुके हैं। कौन कौन सी जगह पे लग रहे हैं सेमीकंडक्टर? अभी बहुत न्यूज में है। कुछ आइडिया है आपको कहाँ कहाँ लगने वाले हैं? NIT रायपुर? नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूँ अभी, ये छत्तीसगढ़ वाले नहीं। प्रशिक्षण ना, हाँ वो ये तो अवेयरनेस वाली चीजें बहुत सारी जगह चल रही हैं। हाँ गुजरात में है और तमिलनाडु में है ही है बोल दिए, और आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक, और सुने होंगे ना टाटा भी कहीं निवेश करने वाला है। असम है, ठीक है, यूपी भी है। वैसे अगर बहुत आगे तक यदि कोई स्टेट पहुंच गया है तो अभी 5 स्टेट है जो बहुत आगे तक इनकी बातें हो चुकी है। एक है आपका गुजरात तो है, एक तमिलनाडु हमने देख लिया, एक है यूपी, एक है आपका कर्नाटक और एक है आपका महाराष्ट्र। ठीक, कौन कौन से? इधर लेफ्ट में जाएंगे तो गुजरात, ऊपर जाएंगे यूपी, नीचे आएंगे तमिलनाडु, उसके बगल में कर्नाटक, उसके ऊपर में महाराष्ट्र। ठीक, इन 5 जगहों पर बहुत आगे तक बात पहुंच चुकी है। कई जगह पे प्लांट सेटअप होने भी शुरू हो गए हैं। गुजरात में हो गया है, तमिलनाडु में हो गया है, अब छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो रहा है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं आपको। और ये चिप प्लांट से मतलब आप क्या समझ रहे हैं? चिप मैन्युफैक्चरिंग हो रही है क्या? ये देखो, ये जो चिप्स बनती है ना, ये नैनो लेवल पर बनती है। नैनो मतलब आप समझते हैं, मिलीमीटर आप समझते हैं, माइक्रोमीटर समझते हैं, और अंदर नैनोमीटर, और उससे अंदर 10 की घात 9 नहीं -9 है ना। 10 की घात 9 में तो बहुत बड़े हो गए। ठीक, 10 पावर -9 उस लेवल पर ये चिप बनती है। वो टेक्नोलॉजी अभी यहाँ है नहीं, ना ही यहाँ पर इतने स्किल्ड इंजीनियर। तो चिप जो है वो यहाँ बनेगी नहीं, चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, इसकी असेंबली हो रही है। आप लोग कभी देखे होंगे इसके सर्किट वगैरह, तो ऐसा एक प्लेट निकलेगा ग्रीन, उस पर ऐसी चिप लगी होती है, छोटे छोटे वायर्स लगे होते हैं उस पर, है ना। तो वही असेंबली वाला काम यहाँ पर होगा। अभी जो है केवल असेंबली, शुरुआत ऐसे ही होता है। शुरुआत जो होती है वो असेंबली से होती है। पहले जोड़ना तो सीख ले, बाद में फिर बना बैठ गया, जोड़ना कैसे मालूम नहीं।
ठीक। तो शुरुआत होती है असेंबली से, पहले आप धीरे धीरे करके सीखते जाते हैं, ठीक, धीरे धीरे आप गहराई में उतरते हैं। तो पहले यहाँ पर इंडिया में कहीं भी अभी प्लांट लग रहा है, चाहे आप तमिलनाडु की ही बात क्यों ना करें, वो अभी असेंबली वाली ही लग रही है, मैन्युफैक्चरिंग का इसका बाद में प्रोसेस आएगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आप लोग को। फिर छत्तीसगढ़ के लिए अभी नई परियोजनाओं का घोषणा किया गया है। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, कब आए थे, कब हुआ था इनका दौरा यहाँ का? अभी हाल में ही 30 मार्च को वो आए थे, ठीक। कई परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण वगैरह यहाँ पर किया। हमने बताया ये सब चीज में हम लोग कभी पीछे नहीं रहते हैं। भूमि पूजन हो गया, शिलान्यास हो गया, आधारशिला रख दिए, ये सब में कभी पीछे नहीं रहते। तो छत्तीसगढ़ में लगभग प्रधानमंत्री मोदी आए तो 33,700 करोड़ से अधिक के लागत की कई परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण जो है वो किया गया। अब ये कौन कौन सी परियोजनाएं, किनका शिलान्यास हुआ, किनका लोकार्पण हुआ, ये हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं, ठीक। पहला है आपका एनटीपीसी सीपत। इसमें सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 3 की आधारशिला रखी गई है। आधारशिला रखी गई है मतलब ये अभी प्लांट सेटअप होने वाला है, शुरू नहीं हुआ है, ठीक, प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, अभी प्लांट बनेगा, तो उसका मतलब है आधारशिला इसकी रखी गई है। और इसकी कैपेसिटी कितनी है भाई? 800 मेगावाट की। और ये कौन सी टेक्नोलॉजी पर आधारित है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक, ठीक। ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इससे भी ऊपर वाली है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। इसकी एफिशिएंसी और ज़्यादा होगी, इससे और ज़्यादा पावर जनरेशन सेम वॉल्यूम पर जनरेट हो पाएगा, ठीक। ये है एडवांस टेक्नोलॉजी। अभी तक छत्तीसगढ़ में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पे कोई प्लांट है क्या? नहीं है, परंतु सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड प्लांट है। कौन सा है? यही है, ठीक है, यहीं पर। और एडवांस वर्जन की एक और प्लांट सेटअप हो रही है, वो है 800 मेगावाट की, उसी की यहाँ पर अभी आधारशिला रखी गई है। क्लियर है ये? फिर CSPGCL कोरबा की पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट योजना, इसका कैपेसिटी कितना होगा? 1320 मेगावाट। दो आपके प्लांट सेटअप लगेंगे 660 मेगावाट के, तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई? 1320 मेगावाट की। इसके कार्य की शुरुआत की गई। अब यहाँ पर पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट योजना क्यों लिखा है? अभी हमने देखा कि एनटीपीसी सीपत में है, तो यहाँ पर फिर पहला क्यों लिख दिया गया है? एनटीपीसी सीपत भी जो है वो भी सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाली ही है। कोरबा की पहली नहीं है, ये CSPGCL की पहली है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर कंपनी है, उसका इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड पहला प्लांट शुरू होने वाला है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। क्लियर है? तो ये जो बात हो रही है, ये CSPGCL कोरबा की बात हो रही है। CSPGCL जो कंपनी है छत्तीसगढ़ की इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसका पहला प्लांट सेटअप होने वाला है इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड, ठीक। ये दोनों चीज आप लोग को समझ में आई। उसके बाद अगला देखते हैं, BPCL की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला रखी गई है। ये गैस पाइपलाइन परियोजना है, ठीक। पाइपलाइंस के थ्रू गैस दी जाएगी कौन कौन से क्षेत्र में? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। कौन कौन से क्षेत्र भाई? चारों सरगुजा संभाग वाले हैं। कौन कौन से हैं? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। इन क्षेत्रों में BPCL द्वारा गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी गई है। फिर ऐसे ही HPCL की 540 किलोमीटर लंबी विशाखापट्टनम से रायपुर तक की गैस पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखी गई है, ठीक। तो दो आपके हो गए पावर प्लांट वाले, दो हो गए आपके गैस पाइपलाइन वाले। फिर आखिरी में देखते हैं दो जो है वो रेलवे वाले हैं। 108 किलोमीटर की परियोजना, रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। कितनी परियोजनाएं हैं बोले तो 7, कुल 7 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, ठीक। और लोकार्पण किनका किया गया है? 111 किलोमीटर की कुल 3 रेल परियोजनाओं को लोकार्पित किया गया है, ठीक। यानी कि 3 नई रेल परियोजनाएं जो आपके रेल ट्रैक बन गए, वहां पर रेल चल गई, वो है आपका लोकार्पण। जहां पर शुरुआत की जाएगी, जहां पर पटरियां बिछाई जाएंगी, उसका मतलब है आधारशिला रखा गई, वो अभी तैयार नहीं हुई, ठीक। अगली बार जब फिर दौरे पर आएंगे तो फिर लोकार्पण होगा, ठीक है ना। और इसी में शामिल है एक ये वाली अभनपुर रायपुर मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई, ठीक। अब चलने लगी है, आप लोग जा सकते हो, इससे राजीव वगैरह दर्शन करके आ सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है पूरा? जोर से बोलो। फिर देखते हैं हम लोग आगे बस्तर पंडुम के बारे में। बस्तर पंडुम क्या चीज है? बस्तर पंडुम एक सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्सव है। ये कोई खेल महोत्सव नहीं है,
ठीक, खेल महोत्सव कौन सा था? वो था बस्तर ओलंपिक। ये बस्तर पंडुम है, ये कोई खेल महोत्सव नहीं है, ये है सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्सव। इसकी आयोजन तिथि कब से थी? 12 मार्च से 5 अप्रैल। इसमें लगभग 47,000 प्रतिभागी भाग लिए इस बस्तर पंडुम में। और इस बस्तर पंडुम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जनजाति बाहुल्य बस्तर संभाग जो है उसकी स्थानीय कला एवं सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण एवं संवर्धन, और साथ में कला समूहों का सतत विकास और जनजाति जो कलाकार हैं उनको प्रोत्साहन एवं सम्मान। ऐसे क्या हो रहा है, आपने बस्तर पंडुम क्या कर रहे हैं, एक मंच दे रहे हैं। आपने एक मंच बनाया, कलाकारों को इनवाइट किया कि आप अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन करो। इस प्रकार से उनको संरक्षण दिया जाता है। आपने उनको बुलाया, वो वहाँ कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ नए लोग आएंगे, कुछ देखेंगे, सीखेंगे, कुछ हो सकता है उनसे लोग भी नए लोग जुड़ेंगे। इससे क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो हो सकता है हस्तांतरित भी हो कला जो है ना। इस प्रकार से ये मंच दिया जाता है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है सांस्कृतिक एवं पारंपरिक उत्सव। अच्छा, इसका आयोजन किस तरीके से हुआ बोले तो 7 प्रमुख विधाओं पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कितनी विधाओं पर? 7 प्रतियोगिताओं पर। और कितने चरण में पूछे तो 3 चरण में। कौन कौन से 3 चरण है भाई? एक है पहला चरण जनपद स्तरीय प्रतियोगिता, ये आयोजित की गई 12 से 20 मार्च तक। फिर दूसरा चरण हम देखें तो वो हुआ जिला स्तरीय, ये कब से कब हुआ? 21 से 23 मार्च। फिर तीसरा चरण हुआ, ये हुआ संभाग स्तरीय प्रतियोगिता, कब से कब तक? 1 से 3 अप्रैल। तो कितनी विधाओं में आयोजित हुआ? 7। कितने चरण में आयोजित हुआ? 3। कौन कौन से? जनपद, जिला और संभाग स्तरीय। ठीक, और अब आपके लिए सरप्राइज कि संभाग स्तरीय प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? दंतेवाड़ा में। ठीक, संभाग क्योंकि बस्तर संभाग है, बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले हैं, तो संभाग स्तरीय जो फाइनल कंपटीशन हुआ वो कहाँ हुआ? दंतेवाड़ा में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि संभाग स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो किया गया दंतेवाड़ा में। और यहीं पर समापन समारोह भी हुआ, जिसमें कौन शामिल हुआ था? अमित शाह जी शामिल हुए थे उसमें। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और ये है रहा उसका लोगो, ये लोगो शामिल इसमें किया गया था। अब चूंकि ये पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्सव है, तो वैसे ही जो पारंपरिक चीजें हैं उनको इस लोगों में जोड़ा गया है। यहाँ पर आप देखो बैसन हॉर्न मुकुट है, यहाँ पर ये तुरही है। तुरही कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है, मुंह से फूंक करके बजाया जाता है। ठीक, फिर ये बस्तर पंडुम, पंडुम जो है वो गोड़ी भाषा का शब्द है। यहाँ पर आपको ताड़ी और आपका फेवरेट सल्फी का पेड़ है यहाँ पर। ठीक, इंद्रावती नदी दिख रही है, इंद्रावती नदी दिख रही है, तो यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है जो कि है आपका चित्रकूट जलप्रपात। वन भैंसा दिख रहा है, वन भैंसा दिख रहा है तो पहाड़ी मैना भी दिखेगी। ठीक, अब तुरही दिख रहा है तो यहाँ पर एक बिरिया ढोल बजाने वाला भी। फिर यहाँ पर ये जो है बस्तर आर्ट का ये प्रदर्शन है, ये बस्तर कलाकृति। ठीक, एक तिरहुड्डी भी है जो महिला साथ में रखी हुई है, और ये पीतल का मुकुट। ये सारी चीजें इस लोगों में शामिल की गई है। इतना क्लियर है? ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि 7 विधा कौन कौन सी थी, उसके पर एक नजर डालते हैं कि ये 7 विधाएं कौन कौन सी। ये 7 विधाएं थी। एक तो हो गया आपका जनजातीय नृत्य, इस पर प्रतियोगिता आयोजित की गई थी तीनों चरण में। फिर जनजातीय लोकगीत, फिर जनजातीय वाद्य यंत्र, जनजातीय व्यंजन एवं पेय, फिर जनजातीय शिल्प, पारंपरिक वेशभूषा और नाट्य शैली। इन 7 विधाओं पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। ठीक है, आपने एक मंच दिया, कलाकारों को बुलाया जो नृत्य करते हैं, जनजातीय नृत्य जो प्रदर्शित करते हैं वो अपनी कला का वहाँ प्रदर्शन करेंगे। वहीं पर साथ में आपने क्या किया? स्टॉल भी लगा दिया, तो जो हस्तशिल्प बनाते हैं कुटीर उद्योग वाले वो वहाँ पर स्टॉल लगा करके अपना सामान बेच पाएंगे। कुछ नए लोग आएंगे, लोकगीत वगैरह का आपने यहाँ पर प्रतियोगिता रख दी, वाद्य यंत्र की रख दी, लोग सुनने के लिए आएंगे, देखने के लिए आएंगे, उनसे कुछ सीखेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ को वो इम्प्रेसिव लगेगा तो फंडिंग भी देंगे, है ना। जो निवेशक होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो यदि आए उनको अच्छा लगा तो वो फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे कि आप इसको और राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाओ, तो और इनकी पहचान बढ़ेगी, सांस्कृतिक विरासत बढ़ेगी, साथ ही पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित भी होगा। इन सब चीज़ों, ये सब फायदे हैं इस तरीके के आयोजन के। ये जो मड़ई वगैरह भी आयोजित होते हैं वो इसी उद्देश्य से आयोजित होते हैं, एक मंच दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हुई पूरी। ये रहा पूरा लेखा जोखा आपका बस्तर पंडुम का। इस साल 7 विधाओं में ये हुआ, तो अगले बार 12 श्रेणियों में मनाया जाएगा, ऐसा घोषणा करके गए हमारे होम मिनिस्टर। ठीक है, नहीं अभी तो इसमें छत्तीसगढ़ वाले ही थे, बाहर से कोई आ रहा था तो रोका नहीं गया था, परंतु अभी मुख्यतः इसमें छत्तीसगढ़ वाले ही थे। परंतु अगली बार जो होगा उसमें सभी को इनवाइट किया जाएगा बोला गया। ठीक है,
जैसे प्रीवियस गवर्नमेंट के समय होता था ना, आदिवासी महोत्सव मनाते थे, सब राज्यों से बुलाते थे, उस टाइप का आयोजन अगली बार से किया जाएगा, ऐसा प्रावधान है। ठीक है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं? फिर देखते हैं अपना अगला इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। ये इसका पहला संस्करण था। जितने भी रिटायर्ड प्लेयर हैं सभी को बुलाया गया कि बहुत टाइम हो गई भाई आपको खेले हुए, साथ में सब आओ, टीम बनाओ, यहाँ पर हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते हैं। आप भी खाली बैठे, हम भी खाली बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, खेलते हैं शुरू क्रिकेट लेकर प्रभु का नाम, है ना। तो पहला संस्करण था। इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? 22 फरवरी से 16 मार्च तक। ये आयोजित हुआ था 3 जगह पर, एक नवी मुंबई, वडोदरा और रायपुर, परंतु रायपुर में सेमीफाइनल और फाइनल रायपुर में ही आयोजित किया गया था, इसलिए यहाँ पर ये न्यूज़ बना है। ठीक, तो रायपुर में सेमीफाइनल फाइनल आयोजित किया गया, जिसमें विजेता कौन रहा? इंडिया मास्टर्स। फिर वही बुलाएंगे और हरा भरा करके भेजेंगे। ठीक, तो इंडिया मास्टर्स जो है वो विजेता रहा, और उप विजेता रहा कौन? वेस्ट इंडीज मास्टर्स। इसके कैप्टन थे इंडिया मास्टर्स के, कौन थे कैप्टन? सचिन तेंदुलकर। और वेस्ट इंडीज के ब्रायन लारा। ठीक, मैन ऑफ द मैच कौन रहे फाइनल में? अंबाती रायडू। और इसमें कुल 6 टीमें शामिल हुई थी। ऑस्ट्रेलिया की, इंडिया की तो थी ही, फिर श्रीलंका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज। कौन सी टीम नहीं आई? अब पाकिस्तान तो ठीक है, वो तो ऑब्वियसली नहीं आएगी, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इतना क्लियर है, ये इसमें इतना ही है जानने लायक। क्लियर है इतना? आगे बढ़ें, जोर से बोलो। हाँ। फिर देखते हैं यूनेस्को की अस्थायी सूची में कांगेर घाटी को डाला गया। यूनेस्को विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल किया गया है किसे? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान KVNP कांगेर वैली नेशनल पार्क के अंतर्गत। अब ये जो विश्व धरोहर आपका होता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कितने कैटेगरीज में किया जाता है इसको? 3। कौन कौन सी होती हैं? प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित। ठीक, नेचुरल, कल्चरल और मिक्स्ड, ये 3 कैटेगरीज में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर की जाती है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। ठीक, अब ये जो कांगेर वैली नेशनल पार्क है, इसको किस कैटेगरी के लिए नामांकित किया गया है बोले तो? प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत। अच्छा, कितने कितने हैं, आपको ऐसा कुछ आइडिया है? टोटल कितने हैं भारत में? 43। प्राकृतिक के अंतर्गत कितने हैं? 7। और सांस्कृतिक में 35 और मिश्रित 1। मिश्रित वाला कौन सा है? कंचनजंगा है। नेचुरल कौन कौन से हैं? हाँ, मानस है, सुंदरबन है, केवला देव है, ठीक है, कांजीरंगा है, ठीक है। और याद आ रहा है क्या? वेस्टर्न घाट और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक, और एक और बच गया, नंदा देवी, उत्तराखंड। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, आपको रिवॉर्ड बनता है, ये लो, सॉरी। ठीक, तो ये 7 प्राकृतिक जो है हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं यूनेस्को के। कौन कौन से 7 हो गए? आप असम से शुरू करो, ऐसे ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक, असम में 2 हो गए, कौन कौन से? मानस और काजीरंगा। वहां से आप आ जाओ उत्तराखंड, उत्तराखंड में है नंदा देवी नेशनल पार्क। फिर आप आ जाओ हिमाचल प्रदेश में, वहां पर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। वहां से आप नीचे उतरो राजस्थान में केवला देव नेशनल पार्क। वहां से फिर आप नीचे आ जाओ, वहां है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के सामने आप देखो सुंदरबन। ठीक है, क्लियर है? ये 7 अभी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में। और अब की बार जो नामांकित किया गया है वो किया गया छत्तीसगढ़ से कांगेर वैली नेशनल पार्क। इसका देखो प्रोसेस होता है कि हर स्टेट गवर्नमेंट ना अपनी तरफ से स्थल भेजती है जिसको डिक्लेयर किया जा सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। ये भेजेगी केंद्र को, सभी राज्यों से प्रस्ताव आएंगे, वो पूरा देखेंगे, सर्वेक्षण वगैरह करेंगे, फिर अपनी तरफ से एक लिस्ट भेजते हैं यूनेस्को को कि हमको ये लगता है कि ये स्थल घोषित किए जा सकते हैं। उसी को बोला जाता है अस्थायी सूची। भारत ने अभी यूनेस्को को भेजा है, फिर यूनेस्को से टीम आएगी, वो सारा डिटेल में सर्वेक्षण करेगी, मैपिंग वगैरह करेगी, फिर उनको यदि लगता है कि इस स्थल को डिक्लेयर कर दिया जाना चाहिए तो फिर इनकी जुलाई में एक मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग, उसमें डिक्लेयर कर दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, तो अभी ये जो अस्थायी सूची है इसको नेशनल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने सेलेक्ट कर लिया है कि इनका नाम हमने यूनेस्को को भेज दिया है। तो यही है आपकी अस्थायी सूची। इस अस्थायी सूची के अंतर्गत भारत से 6 स्थल भेजे गए हैं। 6 में से एक है
कांगेर वैली नेशनल पार्क, और इसको किस श्रेणी के लिए भेजा गया है? प्राकृतिक श्रेणी के अंतर्गत। और प्राकृतिक श्रेणी में भी कई मानदंड होते हैं, ठीक, कोई एक 4 मानदंड होते हैं जिसमें से आपको खरा उतरना होता है। कोई भी एक मानदंड में आप खरे उतर सकते हैं। जैसे शादी के लिए जाओ तो आप क्वालिटीज़ निकाल के जाते हैं ना, इसमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक। ये तो नहीं देखते कि पूरी की 10 मिलेंगी तभी मैं करूँगा या करूँगी, नहीं, उसमें से 2-4 मिले तो भी ठीक है वाला। वही हिसाब यहाँ पर भी है, 4-5 मानदंड होते हैं। यदि उसमें 1-2 भी मिल जाते हैं, आपको लग रहा है ठीक है, तो फिर उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक। तो ऐसे कुल 4 मानदंड होते हैं प्राकृतिक श्रेणी के लिए। उसमें से 3 मानदंडों में ये खरा उतरता है। कौन कौन से? प्राकृतिक सौंदर्य में नेचुरल ब्यूटी, भूवैज्ञानिक विशेषता, जियोलॉजिकल, और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो कांगेर वैली नेशनल पार्क को जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका, इसके लिए मेन इसको नामांकित किया गया। ये 3 तो है ही, बताया गया है कि इन 3 में ये खरा उतरता है, पर इन 3 में सबसे बेस्ट कौन सा है हमारे लिए? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण के लिए। और ये तो आपको मालूम ही होगा कि छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा नहीं मिला है, तो मतलब ये कौन सा होगा? पहले नंबर का होगा। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी कि टोटल 6 स्थान अस्थायी सूची में घोषित किए गए हैं, और भारत में अभी कुल है 43। इतना क्लियर है आपको, ठीक है। कई न्यूज़पेपर में दे रहा था कि अभी तक प्राकृतिक श्रेणी के एक भी नहीं है, ऐसा नहीं है, 7 हैं। यदि वो नेचुरल हैबिटेट पर भी लिख रहे थे कि प्राकृतिक आवास की श्रेणी में पहला हो सकता है, तो वो भी गलत है, क्योंकि काजीरंगा ऑलरेडी है, ठीक है। तो ऐसी कोई फैक्चुअल बात नहीं है कि प्राकृतिक श्रेणी का पहला ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। इतना क्लियर है पूरा बात। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जशपुर में 3 नए पर्यटन सर्किट जो हैं उनका लोकार्पण किया गया है। पर्यटन सर्किट आप समझते हैं क्या होता है? सर्किट समझते हैं, सर्किट क्या होता है? टूरिज्म क्या होता है? जो कनेक्टेड स्थल हैं, एक ही टाइप के स्थल हैं, उनको आपने क्या किया? एक मार्ग से जोड़ दिया, ठीक। आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप प्लान बनाते हैं ना, यहाँ जाएंगे, पहले हम चले गए MP भोपाल चले गए, फिर काशी, फिर अयोध्या, ऐसे होकर के हम वापस आएंगे। तो आपने क्या किया? एक सर्किट बना दिया, ठीक। आप सर्किट इलेक्ट्रिकल पर्पस में भी सुनते होंगे कि हम घर में एक सर्किट बना रहे हैं, क्लोज लूप, ठीक। आपने क्या किया? लाइट को जोड़ दिया, पंखे को जोड़ दिया, कूलर को जोड़ दिया, तो आपने क्या किया? एक सर्किट बना दिया क्लोज लूप, उसको बोला जाता है सर्किट। वैसे ही आपने कई एक प्रकार के स्थल लिए, उसको एक मार्ग से आपने जोड़ दिया, तो आपने क्या बना दिया? सर्किट। अब वो जगह किससे रिलेटेड है? यदि वो आपके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जगहों से रिलेटेड है तो उसको बोला जाएगा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक सर्किट। या फिर ये तीनों किससे रिलेटेड है? पर्यटन से रिलेटेड है, इसलिए इसको बोला जा रहा है ये पर्यटन सर्किट, ठीक। इस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत 3 कैटेगरीज बनाई गई। एक हो गया आपका आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक कैटेगरी, इसमें इन जगहों को एक साथ जोड़ा गया है। कोतेबिरा, तमतापानी, कैलाश गुफा, मधेश्वर पहाड़, शारदा धाम और ग्वालिन सरना जैसे स्थल, इनको एक सर्किट में जोड़ दिया गया है, ठीक। ये कौन से हैं? ये धार्मिक स्थल है। मधेश्वर पहाड़ आप जानते होंगे, अभी अभी सबसे बड़ा शिवलिंग घोषित किया गया है। इससे पहले किसको था, किसको मानते थे सबसे बड़ा शिवलिंग? भूतेश्वर महादेव, ठीक। अभी घोषित कर दिया गया है मधेश्वर, सीधा पहाड़ ही है ये, लाओ अब इससे बड़ा, ठीक। तो ये है आपका एक आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक वाला। फिर प्राकृतिक एवं वन्य जीव वाले सर्किट में कौन कौन से स्थल शामिल हो गए आपके? मकरभंजा जलप्रपात, बादलखोल अभ्यारण्य, रानीदाह जलप्रपात, गुल्लू जलप्रपात, सरूडी। ये गुल्लू जलप्रपात क्या है, किसी को आइडिया है क्या? नाम कैसे गुल्लू कैसे नाम आ गया? ग्लास शेप में होगा, मुझे भी नहीं पता है, किसी को मालूम हो जाए तो बता दें, ठीक। फिर अगला देखते हैं हम लोग साहसिक पर्यटन एडवेंचर टूरिज्म के लिए। इसमें किसको जोड़ा गया है? द नगरी कैंप साइट, बेलवार जलप्रपात, देश देखा हिल कैंप, सरना इको एथनॉमिक रिजॉर्ट और क्लाइंबिंग सेक्टर। इन सेक्टर्स को एक सर्किट में जोड़ दिया गया है, वो हो गया आपका एडवेंचर टूरिज्म वाला सर्किट। इस तरीके से 3 अलग अलग सर्किट जो है जशपुर के क्षेत्र में लोकार्पित की गई। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा। ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है ना जशपुर, हाँ, तो उनके क्षेत्र में जाकर कोई और करके आएगा क्या? नहीं, वही जा, ठीक है। ये क्लियर है आपको? तो ये हो सकता है क्वेश्चन वगैरह में पूछ दे कि अभी हाल में ही 3 प्रमुख नए सर्किटों का लोकार्पण कौन से जिले में किया गया, कौन सा है? जशपुर। आपके आइडिया के लिए ये 3 मैंने बता दिया, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ। फिर आगे कुछ और छोटे छोटे न्यूज़ हैं, उसको देख लेते हैं। अभी वर्ष 2024 के लिए उत्कृष्ट विधायक घोषित किया गया है। किनको? एक है आपके लखेश्वर बघेल, ये अपोजिशन के MLA हैं, कांग्रेस से हैं, ठीक।
बस्तर से आते हैं। अच्छा ये, हाँ, मयाली नेचर कैंप, हाँ इसको आप याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, थैंक यू। ये मयाली नेचर कैंप में क्या किया गया, अभी एडवेंचर जोन की शुभारंभ किया गया है। एडवेंचर जोन मतलब क्या, वहाँ पर एक्वा साइकिलिंग वगैरह, एक्वा साइकिलिंग समझते हैं आप लोग क्या होती है? हाँ, वो बोटिंग जो करते हैं ना, वो है एक्वा साइकिलिंग, कयाकिंग, स्पीड बोट, फ्लोटिंग जेटी, बम्पर बोट, ये सारी चीज़ों की वहाँ पर शुरुआत की गई है। मयाली नेचर कैंप जो क्या स्थित है आपके कुनकुरी में, वहाँ पर एडवेंचर जोन की शुरुआत की गई है। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है, कि किस क्षेत्र में, या फिर आपका पूछ सकता है कि कौन से क्षेत्र में एडवेंचर जोन की शुभारंभ की गई है। कई ठोक दे देगा, सतरंगा, ये वो ऐसे करके एक रहेगा आपका मयाली नेचर कैंप, ठीक, तो आपको इसको याद रखना है। फिर हम लोग आगे इसमें देखते हैं 2024 के लिए उत्कृष्ट विधायक घोषित किया गया है। एक तो है आपके लखेश्वर बघेल, ये कांग्रेस से हैं। कहाँ से विधायक हैं ये? बस्तर से। और सत्ता पक्ष वाले से देखा जाए तो भावना बोहरा, ये कहाँ की विधायक हैं? पंडरिया की। इन्हें उत्कृष्ट विधायक घोषित किया गया है। और इसी के साथ ही संसदीय मामलों की रिपोर्टिंग के लिए सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के रूप में अवार्ड दिया गया है। एक है राकेश पांडे, इनको दिया गया है प्रिंट मीडिया के लिए। प्रिंट मीडिया मतलब छापा वाला, दैनिक भास्कर, नवभारत, ये है आपका प्रिंट मीडिया। और योगेश मिश्रा को दिया गया है ई मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, ठीक। ये दो पत्रकारों को सम्मानित किया गया है संसदीय रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट पत्रकार। और छत्तीसगढ़ से पहली महिला अग्निवीर जो बनी है वो है फामेश्वरी यादव। कहाँ से बिलोंग करती है फामेश्वरी यादव? गरियाबंद से। आप इनका नाम याद रखना, गृह जिला याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर है, ठीक है। इतना क्लियर है पूरा। फिर कुछ महोत्सव सांस्कृतिक वगैरह हुए हैं, उनको देख लेते हैं हम लोग। एक हुआ आपका पाली महोत्सव, ये कहाँ आयोजित होता है? कोरबा में। इसकी तिथि रही 24 से 26 फरवरी। फिर गुरु दर्शन मेला, ये आयोजित हुआ आपका गिरौदपुरी धाम, बलौदा बाजार, सतनाम पंथ से संबंधित। ये कब से कब आयोजित हुआ? 4 से 6 मार्च। फिर महिला मड़ई मेला, ये आयोजित हुआ रायपुर में 4 से 8 मार्च। फिर फागुन मड़ई मेला, ये दंतेवाड़ा शक्तिपीठ में आयोजित हुआ 5 से 16 मार्च। यही सबसे बड़ा मड़ई मेला माना जाता है ना, फागुन मड़ई मेला, ठीक। 5 से 16 मार्च, देखो दिन भी 10 से ज्यादा है। फिर सरस मेला जो आयोजित हुआ सुकमा में, कब से कब तक? 11 से 13 मार्च। फिर भोरम देव महोत्सव 2025, इसका आयोजन हुआ कवर्धा में, कब से? 26 से 27 मार्च। बहुत ज्यादा केओस इसी में मच गया था भोरम देव महोत्सव में, लोग कुर्सियां तोड़ तोड़ करके वापस गए, ठीक है। और देश का, हाँ कुदरगढ़ महोत्सव भी आप जोड़ देना फिर इसमें, ठीक। और देश का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर खुलने जा रहा है कांगेर वैली नेशनल पार्क में। नेचुरोपैथी सेंटर मतलब आप समझते हैं क्या होता है? क्या होता है? वो तो ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, पर ओरिजिनली वो है क्या? प्राकृतिक तरीके से चिकित्सा पद्धति, यानी कि आपको यदि स्ट्रेस वगैरह हो गया है, डिप्रेशन में है, आपको जाओ बढ़िया नेचुरल एनवायरनमेंट दिया जाएगा, जंगलों के बीच में आप बैठो, प्राकृतिक हवा लो, वहाँ पर आसपास प्राकृतिक तालाब रहेंगे, चिड़ियों के चहचहाहट सुनो आप लोग, ऐसे करके नेचुरोपैथी होता है। और ये होम स्टे मतलब आप वहाँ पर रुक सकते हो, हॉस्टल टाइप, ठीक। वहाँ पर रुको, बाहर आओ, नज़ारा देखो, फिर अंदर जाओ, फिर बाहर आओ, फिर वही है आपका नेचुरोपैथी, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ। कुछ और छोटे मोटे वन लाइनर्स हैं, उसको अपन देख लेते हैं। 100 एकड़ की मेडिसिटी और एडू सिटी बनाई जाएगी, कहाँ पर? नवा रायपुर में। मेडिसिटी और एडू सिटी मतलब आप समझ रहे हैं? मेडिसिटी मतलब वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे एक ही जगह में। जैसे 100 एकड़ का हमने क्षेत्र लिया, वहाँ पर 6-7 हॉस्पिटल बन गए अलग अलग फील्ड के। कोई हो गया कैंसर का, ठीक, कोई हो गया आपके किसी भी प्रकार के रोग का हो गया, है ना। तो ऐसे अलग अलग 5-6 आपने हॉस्पिटल बना दिए। एक हो गया सर्जरी का, ऑर्थोपेडिक का, एक किसी और बीमारी का हो गया, लीवर का हो गया, ऐसे करके आपने 5-6 अलग अलग हॉस्पिटल बना दिए 100 एकड़ के क्षेत्र में। उसको बोल दिया आपने एजू सिटी, ठीक, मेडिसिटी।
जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह बनते हैं ना, कई अलग अलग टाइप के कॉलेजेस हैं, उनको मिलाकर के एक यूनिवर्सिटी हो गया। वैसे कई अलग अलग हॉस्पिटल सेटअप कर देंगे एक एरिया के अंतर्गत, उसको बोल दिया आपने मेडिसिटी। वैसे ही एडुसिटी बनेगी जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होगी, अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी वहाँ पर सेटअप हो जाएंगे, वो हो जाएगा आपका एडुसिटी। इस मेडिसिटी के पास में ही एक फार्मास्यूटिकल पार्क प्रस्तावित है, क्योंकि जहाँ पर हॉस्पिटल है वहीं तो आप मेडिसिन सप्लाई करोगे, इसीलिए उसी के बगल में फार्मास्यूटिकल पार्क भी सेटअप किया जाएगा। यह भी है आपका नवा रायपुर में, ग्राम तूता। फिर छत्तीसगढ़ का एक पहला पक्षी घर बनाया गया है 45 फीट ऊंचा, कहाँ पर? कुम्हारी से परसदा गांव के बीच में रायपुर। एक 45 फीट ऊंचा एक सेटअप बना दिया गया है, जिसमें घोंसलाओं के लिए, चिड़िया लोग के लिए अंदर रहने के लिए क्या किया, कंक्रीट का एक 45 फीट स्ट्रक्चर तैयार किया और चिड़िया लोग के लिए इस तरीके का एक सेटअप तैयार कर दिया गया। ऐसा ऐसा जगह जो है छोड़ दिया गया ताकि वो अंदर अपना रह पाए वहाँ पर। ठीक, ऐसा इन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। इधर आपने एक बनाया, इस साइड में बनाया, पीछे में वैसी है, इधर बगल में वैसी है, ऐसे करके चारों तरफ बना दिया गया है। वो पक्षी घर है। ठीक, ये बनाया गया है कहाँ? रायपुर के आसपास। नीचे में एक तो चबूतरा भी बना दिया गया है, जिसमें दाना वाना आप डाल सकते हो, है ना। इन्हीं का बढ़िया है, घर भी मिल गया है, खाने को भी मिल गया है, करने को कुछ नहीं, बैठ के बतियाओ, कॉलोनी सेटअप करके दे दी, है ना। ठीक है। फिर एक सरकारी मिल्क कलेक्शन सेंटर खुलेगा, कहाँ पर? जगदलपुर में। फिर 50 साल बाद इस नक्सली क्षेत्र में बस सेवा शुरू की गई है, कहाँ पर? पामेड़ में। ये पामेड़ आपको याद आ रहा है कौन सा जिला होगा? पामेड़ अभ्यारण्य है कौन से जिला में? बीजापुर। ठीक, तो ये बीजापुर की बात हो रही है यहाँ पर। फिर छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला देश का इस क्रम का राज्य होगा। कौन सा? पहला क्रम। इस स्टेटमेंट का मतलब आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर पहले क्या था? एनपीएस लागू था, नेशनल पेंशन स्कीम। फिर अभी पिछली सरकार ने उसको हटा करके ओल्ड पेंशन स्कीम लाया। वो भी अभी तक क्या हो रहा था? नोटिफिकेशन से ही काम चल रहा था। ठीक, राज्य शासकीय आदेश से। अब छत्तीसगढ़ सरकार इसको क्या करेगी? जैसा हम लोग उसमें देखे थे सेनानी विधेयक वाले में कि इन्होंने विधेयक बिल बनाकर लाया, इसको प्रपोज करके पास कर दिया, वैसे ही एक अधिनियम बना के लाएगी, इसको पास कर देगी, इसको कानून का दर्जा मिल जाएगा। तो ये ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। किसी भी देश में अधिनियम के रूप में लागू नहीं है कोई भी पेंशन स्कीम। ठीक, छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां पर पेंशन स्कीम अधिनियम के रूप में लागू की जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। फिर साथ में ग्रोथ एवं स्टेबिलिटी फंड बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य है? वो भी है पहला। ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड क्या चीज है भाई? जैसे आपको 100 रुपए पॉकेट मनी मिली, आपके खर्च हुए 80 रुपए, 20 रुपए बचे, आपने क्या किया? उसको डाल दिया गुल्लक। कभी पापा से पॉकेट मनी नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा? गुल्लक फोड़ूंगा, उससे पैसा निकाल लूंगा। यही है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड। जब आपके राज्य का बजट राजस्व अधिक है, आपके खर्च कम है और आपकी इनकम ज़्यादा है, तो आपने क्या किया? एक फंड बना लिया, जितना बचत पैसा है उसमें से कुछ पैसे निकाल करके आपने उसमें डाल दिए, ताकि यदि राज्य को कभी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा या वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ा या कभी केंद्र से कम फंड हमें मिला, तब फिर हम क्या करेंगे? इससे पैसे निकाल करके अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। वह है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड। और ऐसा फंड बनाने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन से क्रम का राज्य है? पहला। देश में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो इस तरीके का फंड बनाया हो अभी तक। क्लियर है? ठीक, राजस्व अधिक हो जाए पहले तो यही बड़ी बात है, अभी तो कर्ज में ही डूबे चले जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे लास्ट में ये देख लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा होगा? पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय। और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर एक कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा, महादेव घाट कॉरिडोर। ठीक, अच्छा बड़ा बनने वाला है। फिर पत्रकारों की सम्मान निधि जो मासिक 10,000 से बढ़ाकर कितने कर दी गई? 20,000। तो ये पत्रकारों को सम्मान निधि मतलब सभी पत्रकारों को मिलते होंगे क्या? नहीं, राज्य द्वारा चुने जाते हैं जिन्होंने विशेष योगदान दिया हो पत्रकारिता में। कोई हो सकता है बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में पत्रकारिता की हो, नक्सली हिंसा हो रही है, उसके बीच जाकर के कोई इंपॉर्टेंट खबर जुटा लाए हो, तो राज्य जो सरकार जो है वो सेलेक्ट करती है, इनका विशिष्ट योगदान है। और ये ऐसे नहीं होते हैं कि आपने 5 साल जर्नलिज्म किया और आपको मिल जाएगा, नहीं, ये बहुत हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं जिन्होंने 20 साल 30 साल तक पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान दिया, उनको सेलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट और उनको मासिक पेंशन दी जाती है। यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। उनको अभी तक मिलते थे 10,000 सम्मान निधि, अब मिलेंगे उनको 20,000। और अब इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया, किनके सम्मान में?
भक्त शिरोमणि माता कर्मा, ये कौन थी माता कर्मा, किनकी भक्त थी? भक्त शिरोमणि यदि कहा जा रहा है तो हाँ भगवान कृष्ण जी की। साहू है क्या? हाँ तभी, ठीक, साहू लोग जानते होंगे। माता कर्मा, ठीक, भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। फिर किन जलाशयों को आपस में जोड़ा जाएगा बोले तो सिकासार और कोडार जलाशय को। और 2023-24 में छत्तीसगढ़ को कुल कितने खनिज राजस्व की प्राप्ति हुई? 13,000 करोड़ रुपए। आपको इसमें इतना ही याद रखना है, और इन चीज़ों को भी याद रखना है जो डिटेल में डिस्कस किए वो तो है ही, इन चीज़ों को छोड़ मत देना, सीधा पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, इन चीज़ों को स्किप आप नहीं करना। इतना क्लियर हुआ पूरा? ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स आपका इसमें मार्च वाला कवर होता है पूरा, ठीक। मज़ा आया इसमें? समझ आ गया ना पूरा? हाँ।